छात्र छात्राओं ने बताया नई शिक्षा नीति से क्या हो रहा फायदा और क्या नुकसान। आरंभी डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं और गुरुजनों के मन की बात। 3 साल बाद नई शिक्षा नीति का क्या है हाल। नई शिक्षा नीति का हाल जानकर हो जाएंगे हैरान। छुट्टी हुई अभी 18 तारीख को स्कूल खुला, 17 तारीख को और 22 तारीख से पेपर हम लोगों के भाई पेपर दे अपनी। अभी असाइनमेंट बन रहा है, असाइनमेंट तैयार करें, 22 तारीख को पेपर दे हम लोग। कहा जाता है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा उनकी ना नज़र ये उन्होंने लागू तो कर दी है नई शिक्षा नीति, लेकिन अब वो ना कहाँ अटके पड़े हैं। एक उनके 2-3 मुद्दे हैं, एक हो गया धर्म को लेके, एक हो गया पाकिस्तान को लेके। इन सब से हट के वो जो लागू कर चुके हैं उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं। हम लोगों को पढ़ने का टाइम मिलता है ना, उन लोगों को पढ़ाने का टाइम मिलता है। तो ये पता नहीं शिक्षा नीति क्या बना रही है सर। एकदम जैसा भैया बताए थे कि चक्रव्यूह, सच में चक्रव्यूह है सर। पहले फीस कम पड़ती थी, अब ज़्यादा पड़ रही है सर। पहले 2000 पढ़ते थे, 5000 पड़ रहे हैं। नई शिक्षा जो नीति है बहुत ही मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ के समान है। जिन बच्चों की 4 बैक लग जाती हैं तो वो लोग फीस देने में असमर्थ हो जाते हैं कि हम 5000 6000 कैसे देंगे। केवल जो है बच्चा किताबी ज्ञान तक ना सीमित रहे, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए। तो नई शिक्षा नीति केवल किताबी बोझ से दूर करना चाहती है। जो नई शिक्षा नीति है ये आज के समय में एक बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए हो गई है क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन उस ढंग से नहीं हो पा रहा है जिस ढंग से इसको लागू करने का प्रयास किया गया था। यूपी की खबरों का कल तक क्यों करें इंतजार। हर रोज रात 9 बजे अपना मोबाइल या स्मार्ट टीवी खोलें और यूट्यूब चैनल पर सर्च करें आई इंडिया और दिन भर की खबर या खबरनामा टाइप करें। आई इंडिया की टीम आज उत्तर प्रदेश के सीतापुर के आरएमपी डिग्री कॉलेज पहुंची है और यहां हम आपको लेकर चलेंगे उन छात्र छात्राओं के पास जो डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं और नई शिक्षा नीति को लेकर उनका क्या कुछ मत है। क्योंकि नई शिक्षा नीति को लेकर तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं और उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद है और कितनी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो चलिए हम चलते हैं आरएमपी डिग्री कॉलेज के वो उस क्लास में जहां पर बच्चे आपको देख सकते हैं कि ये बैठे हुए हैं और एक एक से बात करेंगे। आज जानने का प्रयास करेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है उससे इनके ऊपर क्या फ़ायदे उनसे हो रहे हैं और क्या दिक्कतें इनको आ रही हैं और शिक्षा नीति जो बनी हुई है नई उसमें और कितना बेहतर किया जा सकता है, इस पर जानने का प्रयास करेंगे। तो आप ही से जानते हैं, ये किस क्लास के आप बच्चे हैं? सर हम BSc 4th सेमेस्टर के सर हैं। ये नई शिक्षा नीति जो आई है इसको आप कितना, इसके क्या गुण हैं क्या दोष हैं? सर इससे बहुत लाभ है हमको। जैसे हम साल में 2 बार हमको सर पेपर होते हैं सर, उससे हमके परसेंटेज बढ़िया बनता है सर। असाइनमेंट भी है इसमें और सर काफ़ी बेहतर है पहले से। आर्थिक बोझ ज़्यादा पड़ा या कम? कम है सर। क्या कम हुआ? सर जैसा कि हमको सर एक पूरे सेमेस्टर का सर पेपर होते थे सेमेस्टर वाइज, जो कम हो गया सिलेबस हमारा सर। वैसे ईयर वाइज में सर एक साथ सिलेबस होता था, साथ में ही पेपर होते थे। देखिए इनके मुताबिक नई शिक्षा नीति से इन्हें फ़ायदा हुआ है। आप अपने साथी से सहमत हैं? जी सर हैं। क्या क्या जैसे खास इसकी विशेषताएं बताइए, ये आपके भविष्य के लिए कितनी बेहतर हैं? सर इसमें जैसे कि स्कॉलर भी मिलती है और प्लस फीस भी कम कर दी गई है। पहले फ़ीस कुछ 7000 कुछ थी तो अब 4300 रुपये कर दी गई है। मतलब नई शिक्षा नीति से बहुत फ़ायदा है। तो ठीक है ये लखनऊ यूनिवर्सिटी पहले मतलब फर्स्ट ईयर मतलब 3rd ईयर के हिसाब से होता था, ये बस सेमेस्टर से कर दिया तो अच्छा लगता है। पापा मम्मी को बताते हैं तो कहते हैं ठीक है, अच्छे में पढ़ रहे हो, सही कर रहे हो। देखिए इनका कहना है कि अभिभावक भी कहीं ना कहीं इनसे सहमत हैं और अभिभावक भी कहते हैं कि हाँ ठीक है ये। तो चलिए और हम छात्राएं हैं उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि नई शिक्षा नीति से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे नई शिक्षा नीति पर। तो आपको क्या लगता है?
मेरे हिसाब से ये बहुत सही है, क्योंकि जो बच्चे बैक लग जाती है जिनके एक बार फेल हो गए हैं तो उन्हें दूसरा मौका मिलता है, इस वजह से ये सही है। सही है। तो और क्या सुझाव है आपका सरकार के पास कि सरकार इसको और बेहतर करे, तो क्या करना चाहिए? जी फिलहाल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए कि नई शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे थे, अभी तक जो बातचीत की वो सब अच्छा बता रहे हैं, कुछ ऐसी आपको लगती है जो खामियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है? बस है तो सब ठीक ही नई शिक्षा नीति में, और बस अप्लाई अच्छे से हो जाए, एप्लीकेशन मतलब बेहतर नहीं हो पाती। जैसे पुरानी वाली भी थी वो भी पूरी तरह अप्लाई नहीं हो पाई थी, तो मतलब इसके ग्राउंड लेवल तक अप्लाई हो जाए, उसी पे ज़्यादा काम करनी चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं जो बच्चों में एक जिज्ञासा भी है और ये जानना चाहते हैं कि जो दिक्कतें हैं वो दिक्कत क्या है। आपका कहना है कि अप्लाई सही हो जाए, आप क्या मत रखना चाहेंगे? सर देखिए, जैसे कि शिक्षा नीति है तो सर सही है इस तरीके से, लेकिन सर ये है कि जो बैग का फ़ीस पड़ता है सर, जैसे हम लोग बैग देते हैं जब कभी तो उसकी फ़ीस कुछ ज़्यादा ही पड़ जाती है सर, तो उस चीज़ को लेकर सरकार को थोड़ा सा ये करना चाहिए कि उसकी फ़ीस थोड़ी सी कम होनी चाहिए। और बाकी सर जो है हम लोग का सेमेस्टर वही चलता है तो ठीक भी रहता है कि हम लोग ये है पढ़ने का टाइम कम मिलता है, जब एग्ज़ाम आ जाते जल्दी जल्दी में तो हम लोग पढ़ नहीं पाते इतनी जल्दी में, तो यही दिक्कत होती है। बाकी सर तो सब ठीक है, सब सही चल रहा है। देखिए दो सुझाव आए हैं अब तक। एक पहला सुझाव कि बैग की फीस ज़्यादा है और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम आ जाते हैं, इसलिए पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता है। इससे आप लोग सहमत हैं? हाँ सर, मैं बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये सच है कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम हो जाते हैं, उस चक्कर में हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं और इस वजह से बहुत सारा बर्डन हो जाता है कि एक साथ कैसे पढ़ेंगे। तो इसीलिए ना कि 6 मंथ का हम लोग को गैप मिलना चाहिए उसमें, ताकि पढ़ाई अच्छी हो पाएगी और हम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगे, प्रिपरेशन अच्छी होगी। अभी क्या गैप मिल रहा है, अभी जो मौका मिलता है? सर अभी ये 2 और 3 मंथ्स का ही मौका मिल रहा है, उसमें ही हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। और अचानक से पहले हॉलीडेज़ चल रही थी, अब अचानक से डेट शीट आ गई है कि हम लोग के एग्ज़ाम 4 तारीख से होने हैं। तो हम ये कहेंगे कि ना कि इन लोगों को थोड़ा लेट में करना चाहिए ताकि हम लोग की प्रिपरेशन हो पाए। अभी तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इस वजह से जो हम लोग की प्रिपरेशन है वो अभी अच्छी नहीं है। तो एग्ज़ाम भी आ ही गए हैं पास में। एग्ज़ाम आ गए हैं? हाँ बिल्कुल, एग्ज़ाम आ गए हैं, यही अभी 4 तारीख से एग्ज़ाम है हम लोगों के। आर्थिक बोझ की बात करें अगर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सही है, इन लोगों की फ़ीस वगैरह सही है। बस यही कहेंगे कि ये जो बैक पेपर्स की जो फ़ीस होती है ये इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रख रखी है। जिन बच्चों की 4 बैक लग जाती हैं तो वो लोग फ़ीस देने में असमर्थ हो जाते हैं कि हम 5,000 6,000 कैसे देंगे। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि हम फिर से कर लें तो फिर इससे ये होता है कि उनका 1 साल गैप हो जाएगा। इसीलिए कि थोड़ा फ़ीस कम होनी चाहिए, ज़्यादा फ़ीस नहीं लगानी चाहिए, या फिर फ़ीस ना ही रखी हो तो ज़्यादा बेटर है बैक पेपर के लिए। देखिए बहुत बढ़िया सुझाव आया है कि बैक पेपर में जो फीस ज़्यादा है वो बच्चे नहीं उसका भरण पोषण कर पाते हैं, यानी उसको भर नहीं पाते हैं और बहुत सारे बच्चे परीक्षा देने से वंचित हो जाते हैं। ये सुझाव एक महत्वपूर्ण आया। इसके अलावा भी कोई सुझाव? इसके अलावा सुझाव यही है कि वो 6 मंथ का अगर हम लोग को सेमेस्टर वाइज पेपर हो रहे हैं तो 6 मंथ कम्प्लीटली मिलने चाहिए। ये नहीं कि 4 मंथ या 3 मंथ्स में एग्ज़ाम करा लें तो प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती है। बस यही सुझाव देंगे कि 6 मंथ हम लोग को कंप्लीट मिलने चाहिए और ये बैक पेपर वाला जो रुपए कम होने चाहिए। देखिए ये सुझाव बिल्कुल बाकी ठीक है, जो सुझाव इनके आए इस पर ज़रूर सरकार को अमल करना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, आप अपनी सहेली से कितना इत्तेफाक रखती हैं और क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर मैं अपने फ्रेंड से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ, उसने एकदम सही बताया है। बस हमें जो गैप मिलता है वो बहुत कम मिलता है, लेकिन एक तरीके से हमें ये फ़ायदा भी मिल रहा है जो हमें सेमेस्टर वाइज को करिकुलर वोकेशनल सब्जेक्ट्स जो है अपने डिपार्टमेंट के अक्रॉस अदर डिपार्टमेंट्स के पढ़ने का मौका मिल रहा है। उससे हमारी थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंक्रीजमेंट हो रहा है। और सर जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो उससे अगर हमारे सब्जेक्टिव में मार्क्स कम आए हैं तो हम ऑब्जेक्टिव में अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं, स्कोर ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमारा जो पूरा ईयर का सा परसेंटेज है वो बढ़ सकता है। जबकि जब पूरा ईयरली एग्ज़ाम होते थे तो ऐसा नहीं हो पाता था। तो सर इससे मैं सेटिस्फाई हूँ। अच्छा, बाकी समय मिलता है पर्याप्त? जैसे कि सवाल उठाया गया कि थोड़ा सा जल्दी कम मिलता है, एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं क्योंकि हम लोग फर्स्ट सर्स के बैच हैं तो एग्ज़ाम थोड़ा जल्दी करवाया जा रहा है। अब अभी वाला एग्ज़ाम जो है अभी से 4 डेट से एग्ज़ाम है तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो अगर हमें थोड़ा टाइम और मिले तो हम और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए ये बच्चों का सुझाव है, चूँकि ये फेस कर रहे हैं। सरकार ने नई नीति बनाई शिक्षा की,
लेकिन जब वो धरातल पर उतरी तो उसमें क्या क्या अब तक इन लोगों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसको कितना बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर भी इनके सुझाव हैं। तो इधर से शुरुआत करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। ये जानना चाहेंगे कि बैठिए, आपने सुना और इसके अलावा क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो बैक पेपर का जो लगाया गया है, वो जैसे हमारा जो कानपुर यूनिवर्सिटी था उसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर होता था, तो इस समय जो हमारा चल रहा है सेमेस्टर वाइज चल रहा है। तो इससे हमारा ये होता है कि जैसे जो बच्चे, जैसे कोरोना आया था तो उस समय बहुत बच्चों ने की पढ़ाई छूट गई थी, तो उन्होंने पढ़ना मतलब इतना वो चालू नहीं करा था। फिर जब सेमेस्टर वाइज आया है तो उसमें उनकी पढ़ाई रेगुलर होती रहती है और कम टाइम मिलता है और पढ़ाई भी होती रहती है, तो सोचते हैं कि पेपर आने वाले हैं तो पढ़ना जल्दी चालू करते हैं और ऐसे उनका वो भी बढ़ावे भी होता है, तो स्टूडेंट इसमें बेहतर बनते हैं और यही सुझाव बेहतर बनते हैं। लेकिन बैक पेपर में कहा जा रहा है कि फ़ीस ज़्यादा है। बैक पेपर में फ़ीस ज़्यादा है, जिसमें जो बच्चे जिससे ज़्यादा बैक होती हैं तो दे नहीं पाते हैं पेपर अच्छे से। तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने छोड़ भी दिया है कॉलेज बैक लगने की वजह से, तो इसीलिए वो बैक पेपर की फ़ीस ज़्यादा है। बिल्कुल, बैक पेपर की फ़ीस ज़्यादा है, ये इनका भी कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम सर, जैसे विनीता बहन ने हमारी कहा, तो हम उनकी बात से सहमत हैं कि बैक पेपर की फ़ीस ज़्यादा है और 1000 के आसपास कुछ लेते हैं, तो वही ज़्यादा फीस होने के कारण काफ़ी बच्चों ने छोड़ दिया है। हमारे 120 बच्चों ने किया था, यहाँ से BSc कर ही रहे थे, अब काफ़ी बच्चों ने छोड़ चुके हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे बैक पेपर की फ़ीस थोड़ा कम कर दें, इससे तकलीफ़ हो रही है सबको। बिल्कुल, तो देखिए 120 बच्चे जो बैक पेपर देना चाहते थे, फीस नहीं भर कर पाए, उसको नहीं उठा पाए, जिसके चलते उनको जो है परीक्षा नहीं वो दे सके, ये निकल करके कुल आया। और सारे हैं लोग बात करते हैं। आप बताइए कि इतनी बातें आपने सुनी, इससे इतर क्या आप अपना पक्ष रखना चाहेंगी? जो लोगों ने कहा वो सही ही कहा है। हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो फीस है LU की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, वो कम की जाए। ये अच्छा है कि जो बैक पेपर है, जैसे कि हमारे पहले कॉलेज में था कि जैसे फेल हो जाते थे तो पूरा 1 साल चला जाता था, उसमें ये नहीं है कि जैसे एक पेपर में जैसे बैक लगी है तो उसको दोबारा फिर फिल कर सकते हो, पेपर दे सकते हो, तुम्हारा 1 साल ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल, तो देखिए 1 साल ख़राब नहीं होगा, इसलिए बैक पेपर दे सकते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन फ़ीस की बात वहीं सभी बच्चे कह रहे हैं कि फ़ीस कम होनी चाहिए। आप क्या मत रखना चाहेंगे? सर, मैं भी यही कहना चाहूँगी, जैसे फ़ीस ना भरने के कारण लोग, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फ़ीस ना देने के कारण एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे, बैक पेपर नहीं दे पा रहे, तो उससे बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है और इससे 1 साल उनका लीव हुआ जा रहा है। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि इसको गवर्नमेंट को इसको माफ़ करना चाहिए। बाकी आप इस जो नई शिक्षा नीति है, इसको लेकर के आप जब तैयारी कर रही हैं तो उसमें आप बेहतर पा रही हैं या पहले वाली जो शिक्षा नीति थी? सर, इसमें ना जो टाइमिंग ना मिल पाने के कारण, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में टाइम ज़्यादा मिल जाता है, फिर सेकंड सेमेस्टर में इसको कम कर देते हैं, 2-3 मंथ्स में ही प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। एक सेमेस्टर में ज़्यादा टाइम मिल जाता है, एक में नहीं मिलता है, तो इसको सर सही करने के लिए। बिल्कुल, तो वही समय की भी बात आ रही है, समय को बढ़ाया जाए, ये मत है। और इनका कहना है कि अगर समय बढ़ता है तो निश्चित तौर पर बच्चों को उसका लाभ मिलेगा और जो दिक्कतें इनके सामने आ रही उन दिक्कतों को दूर किया जा सकेगा। 2 छात्राएं और बची हैं लास्ट में, उनसे भी उनका व्यू लेते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अब आप बताइए कि यहाँ के जो माहौल को आप देख रही हैं, जो नई शिक्षा नीति और पहले की जो शिक्षा नीति थी उसके माहौल को देखती हैं, दोनों को कंपैरिजन करें तो कैसा पा रही? देखिए सर, हमें तो ये सब अच्छा है कि यहाँ के जो नियम हैं वो अच्छे हैं, कोई ऐसे वैसे नहीं है, फ़िलहाल सब सही है। बट सब वैसे भी पढ़ाई भी अच्छी होती है, सारी क्लासें भी होती हैं, समय से होती हैं, ये नहीं है कि ये क्लास नहीं होती वो नहीं होती, सारी पढ़ाई भी अच्छे से होती है, तो हमें सर अच्छा है। अच्छा, देखिए इनको अच्छा लग रहा है, आपका क्या मत है बेटा? मतलब यहाँ पे जो चल रहा है, यहाँ का कॉलेज का देना है रिव्यू की, जो कॉलेज का नहीं, जो नई शिक्षा नीति है उसको आप कितना बेहतर मानती हैं, उसमें और क्या सुझाव आप देना चाहेंगी? उससे आपको परेशानी क्या कोई हो रही है या नहीं हो रही है?
पर वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं उसमें लोगों की वो भरते हैं और गलतियां कर देते हैं वो मतलब जब भरते हैं हम लोग तो फिर उसकी वजह से हम लोगों को सफ़र करना पड़ता है। इधर भागते हैं उधर भागते हैं, नहीं सही होता है फिर कहते हैं यूनिवर्सिटी जाओ। पिछली बार ऐसा हुआ था, कुछ लोगों के सब्जेक्ट गलत हो गए थे तो उनको पेपर देने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे। मतलब ऐसा कर दिया था कि जब पेपर नहीं दिया जाएगा तो मैम लोगों ने यहाँ पे ज़बरदस्ती मतलब कहा था हम संभाल लेंगे, बाकी ये सब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम है तो ये कैसे दूर हो सकती है? ये तो यूनिवर्सिटी जाने, यूनिवर्सिटी सही से कर नहीं पा रही है, संभाल नहीं पा रही है। तो पहले यानी कानपुर विश्वविद्यालय के अधीन था ये विद्यालय, अब लखनऊ विश्वविद्यालय के। यस सर, तो कानपुर के अंदर ये सब नहीं होता था, मतलब फॉर्म वगैरह में दिक्कत नहीं होती थी पर इसमें बहुत हो रही है लखनऊ विश्वविद्यालय में। यस सर। देखिए ये कुल मिलाकर के बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो निकल करके अब सामने आई, उसमें एक बेसिक दिक्कत ये भी आई जब यूनिवर्सिटी बदली, यानी जब ये लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन आरएमपी डिग्री कॉलेज आया, पहले कानपुर के अधीन हुआ करता था, तो उससे उस समय जो दिक्कतें थीं और इस समय जो दिक्कतें बढ़ी हैं उनको भी बच्चों ने रखा। तो नई शिक्षा नीति के बारे में दूसरे क्लास में चलेंगे और बच्चों से जानेंगे, तो बने रहिए आप लोग आई इंडिया के साथ। आई इंडिया की टीम अब आरएमपी डिग्री कॉलेज के एमए फाइनल ईयर के छात्र छात्राओं के बीच में आज आपको लेकर चलेगी और यहाँ जानेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में कि वो जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या गुण दोष देखते हैं, और इस पर आज बात करेगी। एक एक छात्राओं से जानने का प्रयास करेंगे, छात्रों से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एमए फाइनल के ये छात्र हैं और इनके रहते ही इनके जब से इन्होंने यहाँ पर अपनी शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की, इसी बीच नई शिक्षा नीति आई है। तो शुरुआत हम करते हैं, पहले इधर से शुरुआत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है इसमें आपको क्या इससे लाभ मिला है और क्या आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? सर जैसे लाभ में देखा जाए तो जो असाइनमेंट बन रहे हैं 30 नंबर के, उसमें नंबर मिल रहे हैं तो परसेंटेज तो अच्छा आ रहा है, मगर कभी कभी नंबर ही नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं और तो अच्छे आ जाते हैं। तो असाइनमेंट में मिल जाते हैं तो उससे मेरिट अच्छी हो जाती है, और असाइनमेंट की तैयारी की वजह से एग्ज़ाम में भी थोड़ी हेल्प मिलती है, उसकी पढ़ाई से भी एग्ज़ाम में भी वही क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसकी भी पढ़ाई होती। और अच्छा ये बताइए, पुरानी शिक्षा नीति को कितने नंबर देंगे और नई शिक्षा नीति को कितने नंबर देंगे? सर नंबर तो अच्छे तो सभी, जो पढ़ो तो सब अच्छा है, नहीं तो सब। फिर भी क्या क्या दिक्कतें होती, कुछ तो आता होगा ना? इसमें दिक्कतें सर जैसे असाइनमेंट बनते हैं, इसके बाद में इंटर्म एग्ज़ाम होते हैं, फिर बोर्ड के पेपर होते हैं, जैसे एग्जामिनेशन वाले सेमेस्टर वाइज होते हैं तो 4 बार देना पड़ता है साल में, एक सेमेस्टर में इंटर्म फिर एग्ज़ाम, 2 बार पेपर देने पड़ते हैं, असाइनमेंट बनाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। इससे दिक्कत होती है? दिक्कत तो होती भी है, नहीं। देखिए अभी दरअसल नई शिक्षा नीति हाल ही में लागू हुई है तो अभी बच्चे भी बहुत कायदे से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हाँ जो उधड़-बुन है वो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी बनी हुई है। आपको क्या लगता है, नई शिक्षा नीति के पक्ष में है आप या विपक्ष में? सर विपक्ष में। विपक्ष में क्या क्या दिक्कतें? सर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जल्दी एग्ज़ाम होने लगते हैं। सर अभी भी कॉलेज खुला है और हमने पढ़ाई भी नहीं कर पाई, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और क्या दिक्कतें हैं? सर पहले फीस कम पड़ती थी, अब ज़्यादा पड़ रही है सर। पहले 2000 पढ़ते थे, 5000 पढ़ रहे हैं। घर वालों को दिक्कतें हो रही होंगी? सर स्कॉलरशिप भी नहीं आई है सर। तो देखिए स्कॉलरशिप भी नहीं आई है, पहले फीस 2000 रुपये पड़ती थी, अब 5000 रुपये पड़ रही है। ये दिक्कतें हैं। एग्ज़ाम के लिए इनको समय नहीं मिल पा रहा, जो पर्याप्त समय है वो इनको नहीं मिल पा रहा, ये दिक्कत है। आप अपनी सहेली से सहमत हैं या असहमत हैं? सहमत हैं सर, सहमत हैं सर, क्योंकि टाइम नहीं मिलता सबको है पढ़ने के लिए। बस अभी भी स्कूल खुला है और अभी भी असाइनमेंट आ गया, मिड टर्म की परीक्षाएं अभी भी बोर्ड की होने लगेंगी, तो बिल्कुल पढ़ाई का समय नहीं मिल पाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है सबको पढ़ाई लिखाई में, तो इसीलिए हम भी अपनी सहेलियों के साथ सहमत हैं।
बिल्कुल। तो देखिए ये बच्चे जो एमए कर रहे हैं, फाइनल ईयर है, और इनके सामने नई शिक्षा नीति से जो दिक्कतें आ रही हैं वो एक एक कर गिना रहे हैं। और भी ज़रा खुल के बताइए आप लोग पूरी नई शिक्षा नीति को लेकर आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं गलत? सही कह रहे हैं सर। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना? जी सर, ये सही और कह कोई रहे हैं। सुझाव? चलिए, ये सही कह रही हैं, इतना ही समझ रही हैं। आप क्या मत रखती हैं, किसके पक्ष में हैं आप, नई शिक्षा नीति के या पुरानी शिक्षा नीति के? सब पुरानी ज़्यादा बेटर थी। इस बार लघु शोध हो रहे हैं। पहले 1-2 छात्रों को किया जाता था, इस बार सारे छात्रों के मतलब सारे छात्र लघु शोध कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वैसे 1-2 छात्र करते थे, इस बार लघु शोध के बारे में ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इसमें मिड टर्म की परीक्षा और उसके बाद अभी फिर से परीक्षा होने लगेंगी, इसीलिए पढ़ाई थोड़ा पढ़ने को टाइम कम मिलता। पहले ज़्यादा मिलता था, पहले 6 से 7 महीने हम लोग पढ़ते थे, तब पेपर होते थे। इस बार है कि पढ़ो, मिड टर्म की दो, फिर फाइलें बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, इसीलिए इस समय टाइम कम मिलता है, पढ़ाई ज़्यादा हो रही है। टाइम कम मिल रहा है, पढ़ाई ज़्यादा हो रही, ये कहना है बच्चों का। देखिए एक एक कर दिक्कतें अब सामने निकल कर के आ रही हैं। कोविड काल में जिन बच्चों का पेपर छूट गया था, नई शिक्षा नीति जब आई, बैक पेपर देने की व्यवस्था की गई, बहुत सारे बच्चे क्या ज़्यादा फीस होने के कारण नहीं दे पाए? जी सर, एक कारण ये भी है कि मतलब नई शिक्षा नीति के मतलब अब लाभ तो हैं, लेकिन सर उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि फ़ीस भी उसकी बढ़ी हुई है और टाइम भी कम रहता है। और बच्चों को इसमें यह है कि ज़्यादातर चीज़ों के लिए मतलब ये रहता है कि अभी ये मिड टर्म होना है, अभी लघु शोध लिखना है, 100 पेज का है सर, टाइम बहुत कम होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है। लाभ की अगर बात करें तो लाभ क्या है? सर लाभ ये है कि मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मतलब इस नई शिक्षा नीति में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया जाता है कि जैसे अगर हम हर सेमेस्टर में कुछ एक नया ही पढ़ने को मिलता है। वैसे सर पुरानी शिक्षा नीति में विषय निर्धारित होता था, 1 साल तक वही पढ़ना रहता था, इसमें हर सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाते हैं सर, तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा आगे। यस सर। हानि है लाभ है? सर उससे मतलब पता चलता है थोड़ा ज़्यादा ही मतलब विस्तृत ज्ञान बढ़ता है। यस सर, लेकिन समय बहुत कम होता है। समय? यस सर। देखिए कुल मिला के मैं समझ गया, ज्ञान बढ़ रहा है बच्चों का, लेकिन समय अगर और बढ़ा दिया जाए तो इन बच्चों को और अच्छा कहा जाएगा। यानी कि मतलब बच्चों के लिए ये नई शिक्षा नीति भी अच्छी लगने लगेगी। बहुत सारी खामियां हैं और उन बातों को आज इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि सरकार बहुत सारे अमलमेंट लाती है, तो इन बच्चों की आवाज़ उन तक ज़रूर पहुंचेगी और उसमें आगे जो ये बच्चों के सुझाव हैं जो जिन्हें फेस करना पड़ रहा है उसको वो उस पर एक कम से कम आगे चल के जो संशोधन होगा उसी पे बात कर रहे हैं। कैसा कह रही हैं आप, सहमत हैं या असहमत हैं? सर सहमत भी हैं और असहमत भी हैं सर, क्योंकि जैसे कि पहले लोग एडमिशन करवा लेते थे और उसके बाद वो गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि वो कहाँ हैं, और बस जब एग्ज़ाम देना होता था तभी दिखाई पड़ते थे, ये भी नहीं पता चलता था कि ये बच्चा भी पढ़ता है। लेकिन नई शिक्षा नीति आने से बच्चों में रेगुलरिटी बनी हुई है, वो जागरूक हो रहे हैं कि हाँ हमें अब पढ़ना है, कार्य करना है। जैसे अगर असाइनमेंट या फिर मिड टर्म हो रहा है तो उसी से संबंधित हो रहा है, उससे परीक्षा में भी सहायता मिलती है। लेकिन और सर इसमें यह भी है कि जैसे पहले लोग 1 साल बीए छोड़ दिया, उसके बाद उन्हें फिर से जब बीए मतलब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते थे तभी कर सकते थे। लेकिन इसमें है कि अगर 1 साल करते हैं तो हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो हमें 1 साल वो नहीं करना पड़ता है और हम फिर से सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। और जब 2 साल कर लेते हैं तो हमें डिप्लोमा मिल जाता है, जब 3 साल कर लेते हैं तो हमें डिग्री मिल जाती है। और जैसे कि पहले हम एमए 2 साल का होता था, उसमें जो रिसर्च पेपर था वो कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब है कंपलसरी कर दिया गया है, तो इससे उन बच्चों को बहुत कठिनाई होती है जो बहुत पिछड़े गांव में रह रहे हैं, उन्हें किताबें नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं और अपनी वो पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति का सिलेबस इतना बड़ा कर दिया है और पता नहीं कौन सा सिलेबस रखा है कि उसकी किताबें तो आसपास नहीं मिलती हैं, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं नहीं मिलती हैं। आप लोग कहाँ से प्राप्त किए फिर? हमने लखनऊ से प्राप्त किया है, लेकिन लखनऊ में भी पूरी किताबें नहीं उपलब्ध हैं। बिना किताबों के भी पढ़ाई हो रही है, अभी पूरी किताबें नहीं आई हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात,
निकल करके जो आई, जो आप लोगों से हम जानना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी बात ये निकल करके आई कि सरकार ने नई शिक्षा नीति तो लागू कर दी, लेकिन उनके लिए जो किताबें मार्केट में उपलब्ध होनी चाहिए थी, बाज़ार में उपलब्ध होनी चाहिए थी, वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी पूरी नहीं है। अब सवाल ये उठता है, ऐसे में कैसे ये पढ़ाई करेंगे? एग्ज़ाम का समय आ गया और अभी किताबें नहीं आई। किताबों की जो मूल्य है उसमें भी अंतर है? सर मूल्य भी बहुत ज़्यादा है। और सर जैसे कि अगर एक कहानी पढ़नी है तो हमें उनका पूरा संग्रह खरीदना पड़ता है, तब मुझे उसमें से एक कहानी पढ़ने को मिलती है। और एक कहानी 4 पेज की होगी लेकिन हमें 200 पेज की किताब खरीदनी पड़ती है। आपका नाम? सर लक्ष्मी वाजपेयी। देखिए, लक्ष्मी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो बताया, हम तक जानकारी दी। बहुत सारे लोग आप भी सहमत होंगे। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहेंगी? इन्होंने पूरी चीज़ समझा दी और अपना दर्द भी बता दिया। सीतापुर के जो ग्रामीण अंचल के छात्र छात्राएं हैं, जो दूर दराज रहते हैं, उनके सामने कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। शहरवासी तो आ जा रहे हैं, लेकिन जो दूर दराज से पढ़ने आ रहे हैं, खुद दूर से आते हैं, डेली आने में दिक्कत होती है घर में, इसीलिए। और ये नई शिक्षा नीति में है कि डेली आना पड़ता है। पहले एक बार पेपर देने आते थे और किताबें भी नहीं होती। सर पिछले सेमेस्टर में भी पेपर हो गए थे लेकिन सारी किताबें अवेलेबल हुई ही नहीं थी। पढ़ाई तो डेली करनी चाहिए, आने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कतें क्या क्या हैं? दिक्कतें सर यही है कि किताबें उपलब्ध हो ही नहीं पाती हैं, पेपर हो जाते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था कि 1-2 पेपर हो गए लेकिन किताबें अभी भी नहीं आई। इस बार भी यही है सर, मिड टर्म के पेपर आ गए हैं और सेमेस्टर भी होंगे शायद अगस्त में, लेकिन किताबें मिल ही नहीं रहे। जब किताबें नहीं मिल रही, क्लास भी नहीं आ पाते हैं तो पढ़ाई कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है उस सरकार के लिए कि किताबें नहीं हैं तो पढ़ाई कैसे करें। अपने आप में सोचने की बात है। सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई लेकिन किताबें मार्केट से गायब हैं। एमए फाइनल ईयर के ये छात्र छात्राएं हैं जो अपना दर्द बता रही हैं और अपने सुझाव भी सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। सहमत हैं आप? जी सहमत हैं हम भी। नई शिक्षा नीति से ये तो हुआ है कि पढ़ाई तो अच्छी चल रही, ठीक है, लेकिन बुकें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। हम लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो एग्ज़ाम कैसे दें? हर बार मिड टर्म, 1 साल में 4 बार एग्ज़ाम देना, मिड टर्म फाइलें बनाना, ये सब बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने। और फीस भी ज़्यादा है, पहले 2000 में हो जाता था, अब 5000 में हो रहा है। बिल्कुल। तो नई शिक्षा नीति से समस्याओं से ये छात्र छात्राएं जूझ रही हैं। आपने छात्राओं को सुना, अब इधर से छात्रों की बारी है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये कितना जो है इससे सहमत हैं और क्या सुझाव देना चाहेंगे। क्या लगता है, आपने बहुत सारी बहनों को सुना होगा, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम तो ये कहना चाहते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा है और समय अवधि बहुत कम है। जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से समय अवधि कम है, और जो स्कॉलरशिप है वो भी नहीं आती है। पहले स्कॉलरशिप मिलती थी? पहले हम यहाँ नहीं पढ़े। पहले स्कॉलरशिप मिलती थी? चलिए और आपके साथ ही जान लेते हैं, पहले स्कॉलरशिप मिलती थी? जी सर, पहले मिलती थी, अब स्कॉलरशिप नहीं मिलती। कितनी मिलती थी? सर पहले मिल जाती थी 5000। उससे आप लोगों का काम हो जाता था? जी सर, फीस भी उनकी कम थी, 2000 1800, और यहाँ सर 5100 पड़ती है फीस। और कितने बच्चों को मिल जाती थी फीस, ये स्कॉलरशिप लगभग? पिछले साल नहीं, जब पुरानी शिक्षा नीति थी तब कितने बच्चों को लगभग स्कॉलरशिप मिल जाती थी? लगभग सर 90 से 95% लोगों को मिल जाती है। तो उससे सारे आपके मीट आउट हो जाते थे खर्चे जो हैं जो। और सर यहाँ पर सर समस्या ये है कि सबसे बड़ी कि किताबें नहीं मिल रही। दूसरी बात ये है कि सर समय बहुत कम है। अच्छा, कितनी किताबें चलती हैं आपके यहाँ और कितनी किताबें अब तक उपलब्ध हो पाई? ज़रा उनके नाम भी बताइए और उनमें उनकी संख्या भी बताइए। सर जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाता है यहाँ पे, और सर किताबें कोई नहीं मिलती। और कौन कौन सी ज़रूरत है? सर किताबें तो बहुत सारी हैं। आप बताइए ना, आप पढ़ते हैं तो आप बताइए उनको जरा। कबीर ग्रंथावली है, जयसी ग्रंथावली है सर, अलग अलग जैसे कुछ लेखक हैं उनकी कुछ पद दिए हैं तो पद पढ़ने के लिए पूरी किताब लेनी पड़ती है। तो जब किताब नहीं तो पढ़ाई कैसी? तो सर लखनऊ में भी हम लोग गए थे, वहाँ भी नहीं मिली थी किताबें। और परीक्षाएं कब से हैं? परीक्षाएं सर अभी अगस्त में होंगी शायद। और आज जुलाई बीतने की कगार पर किताबें हैं नहीं? किताबें नहीं सर। तो कैसे पढ़ाई हो रही होगी? सर पढ़ाई क्या, इंटरनेट का सहारा लेते हैं, ऑनलाइन? जी सर। अब कोविड काल खत्म हो गया लेकिन कोविड वाला दंश अभी बना हुआ है। जी सर। देखिए, ये बहुत बड़ी बात निकल करके आई कि अगस्त में जो है पेपर होने हैं और
अभी तक ज़्यादातर किताबें इनको नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में ऑनलाइन का सहारा ले रहे हैं, जैसे तैसे पढ़ाई कर रहे हैं। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका भविष्य कैसा होगा जब इन्हें किताबें नहीं उपलब्ध होंगी, तो कितना ये पढ़ाई कर पाते होंगे। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति जो है, मतलब पहले की शिक्षा नीति थी उससे कहीं बेटर है, लेकिन वो जो एक्टिविटी नहीं दिखा पा रहे हैं जो नई शिक्षा नीति में मतलब लागू कर दिया। उन्होंने दिखावा तो किया कि बहुत सारा हमने ये किया वो किया, लेकिन जो हम लोगों को सुविधा मिलनी जैसे किताबें हैं या फिर समय है, जैसे अभी 17 तारीख को स्कूल खुला था पिछले सोमवार को, ठीक है, और अभी 21 या 22 से एग्ज़ाम चालू हैं BA वालों के। तो मतलब स्कूल खुला, मतलब उनको इतना भी समय नहीं मिला कि हम 4 दिन क्लास कर पाएँ या फिर हम रिविज़न कर पाएँ, सर के पास बैठें, जो मैंने पिछला पढ़ा है पुराना उसको देख पाएँ। इतना भी टाइम उनको नहीं मिला कि मतलब वो पेपर की तैयारी में लग गए घर से ही। तो वो मतलब, और हम लोगों को क्या है, जैसे कि पहले होता था कि 2 बार पेपर होते थे जब पुरानी शिक्षा नीति थी, तो अब होते हैं 4 बार। एक्टिविटी तो है उतनी कि मतलब 4 बार होता हमारे लिए अच्छा है, लेकिन हमको उतना समय नहीं मिल पा रहा है कि हम उसको अच्छे से तैयार करें, उस पेपर के लिए अच्छे से मतलब तैयारी करें, खुद को तैयार करें, तब जाके पेपर अभी हुआ। सर ऐसा हुआ कि हम लोगों के एग्ज़ाम हुए थे, तो शायद जितने छात्र हैं ना हमारे सब लोग, सारे छात्र एक पेपर में एब्सेंट हैं जो राजनीति का था। मतलब सबसे बड़ी दिक्कत तो बैक पेपर देना पड़ेगा। अब ये पता नहीं मेरे को बैक पेपर देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, लेकिन सर ने बताया था कि इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन सारे जितने लोग अनुपस्थित क्यों हुए सर, ये मेरे को नहीं पता। हम सारे लोगों ने मतलब पेपर दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसा सर से हमने पेपर दिया, ठीक है, हम बहुत एक्साइटेड थे कि हमारा आज रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। जब मैंने वहाँ पे देखा कि रिजल्ट आया मेरे, तो वहाँ पे दिख रहा कि मैं फेल हूँ, एक सब्जेक्ट में मतलब अनुपस्थित हूँ। तो मुझे कैसा लग रहा है सर, बताओ नई शिक्षा नीति के बारे में मैं क्या सोचूंगा इस बारे में। सर जब मैं तो सर मेरा तो 2 में एब्सेंट है, एक में तो सभी का है, शायद 2 छात्रों का है कम से कम, वो मतलब उपस्थित वहाँ पे दिख रहे हैं, बाकी सारे लोगों के नंबर नहीं चढ़े हैं। तो सही नई शिक्षा नीति में ये है कि मतलब किताबें तो सर यहाँ पे मिल ही नहीं रही हैं, लखनऊ में भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन अगर जो भी कुछ पढ़ाया जाता है सर, जैसे कि मान लो आप कह रहे हो कि तैयारी कैसे करते हो, पेपर कैसे देते हो, तो हमारे इतने सर मतलब अच्छे वो मिले हैं, गुरु लोग जो मतलब जो पढ़ाते हैं ना, इन्हीं के सहारे हम लोग पेपर दे रहे हैं। किताबों का सहारा तो बिल्कुल छोड़ ही दिए हैं। बिल्कुल, देश के ये भविष्य हैं और भविष्य इनका अंधकारमय है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो देश का भविष्य कहे जाते हों और उनके सामने उनको खुद नहीं पता कि वो कैसे एग्ज़ाम दें, कैसे पढ़ाई करें। जब किताबें नहीं हैं तो उस देश का भविष्य कैसा होगा, इसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये साथी ने जो बताया, क्या लगता है आपको? इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब पूरी बात कही है। मेन तो मतलब दिक्कत तो यही आ रही, नई शिक्षा है तो बेहतर, लेकिन क्या है सर, इसमें मतलब कमियां बहुत आ रही हैं, उसको मतलब सुधार इसमें नहीं हो पा रहा है। क्योंकि सर आर्थिक प्रॉब्लम आ रही है। हमारे मतलब कई दोस्तों ने मतलब फीस की वजह से मतलब BA करके मैं नहीं करना चाहा, और सर कुछ लोग मतलब इंटर करके BA नहीं कर पा रहे हैं, मतलब गरीब मतलब व्यक्ति। ऐसे भी बच्चे हैं? हाँ सर, कुछ लोग हमारे दोस्त हैं सर। और सर एक मतलब बुक की प्रॉब्लम सर आ रही है। हमने मतलब लखनऊ तक हम कई जगह मतलब सब कुछ किया सर। 3 सेमेस्टर में बिना बुक के हम लोगों ने मतलब मोबाइल से पढ़ाई की, और सर जो कंटेंट भेजते थे उससे सर पढ़ाई की। सर इससे मतलब हम लोग का मेरिट भी गिर सकता है सर। बिल्कुल, तो देखिए इन्होंने भी वही दर्द बताया और समय की भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जैसे सर पहले होता था कि मतलब अप्रैल में जुलाई में एडमिशन शुरू होते थे, और मतलब मई या अप्रैल मई में उसके पेपर होते थे। अब क्या है मतलब पेपर तो मतलब होते हैं, लेकिन क्या है समय नहीं मिल पा रहा है हम लोगों को कि कब पढ़ाई करें और सर कब क्लासेस करें हम लोग। अभी मतलब वही पेपर दिए हुए हैं, उसका रिजल्ट भी मतलब सही तरीके से डिक्लेयर नहीं हुआ, उसमें अभी एब्सेंट दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या है मतलब पेपर आने वाले हैं, उसकी डेट आ गई, मिड टर्म देने वाले हैं सर। ये सर प्रॉब्लम हम लोगों को। मैं समझ गया, सारे बच्चों का यही दर्द है। और इन्होंने थोड़ा इतर बताया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं और जो BA कर लिए, लेकिन महंगी फ़ीस होने के चलते अब वो MA नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल पहले RMP डिग्री कॉलेज कानपुर विश्वविद्यालय के अधीन हुआ करता था। लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन होने के बाद यहाँ इतनी महंगी फ़ीस हो गई है जिसका वाहन यहाँ ये लोग इनके अभिभावक नहीं कर पा रहे हैं। यानी दरअसल ये सीतापुर पिछड़ा इलाका है और ऐसे में उनके सामने जो फ़ीस है उसका बहुत सारे अभिभावक भरपाई नहीं कर पा रहे हैं और वो देश का भविष्य जो उच्च शिक्षा से वंचित रह जा रहा है। आप बताइए 2 चीज़ें, आप सहमत हैं या असहमत हैं नई शिक्षा नीति से? सर सहमत तो हैं। सहमत इसलिए हैं कि इसमें हमको नॉलेज ज़्यादा मिलता है। जैसे पहले कानपुर यूनिवर्सिटी थी तो बिना किताब के नॉलेज नहीं सर, हमारे यहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सारे मतलब सेलेक्ट हुए हैं, तो अच्छा पढ़ाते हैं सर। वो उनके पास बुक हैं वहाँ से। आपके पास है? सर वो देते हैं पढ़ने के लिए।
जैसे जो बच्चा मतलब ज़्यादा एक्टिव रहता है पढ़ने में, उसको देते हैं पढ़ने के लिए कि आप पढ़ लो और उसमें मतलब जो पूछे हम बता दो और वापस कर दो मुझको। और सिलेबस यहाँ लखनऊ में तो कहीं कहीं में इसका मैच ही नहीं, मतलब कोई बुक लेने जाओ तो मिलती नहीं। मैंने उस दिन गए थे 17 तारीख को, तो उसमें मेरा बचपन मेरे कंधों पर उसमें वो सिलेबस में लगी है। मैं लेने गया तो वहाँ पूरे किसी दुकान पे बुक नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिलेगी, वहाँ मिलेगी। और यहाँ पर इसमें सिलेबस में ये है कि जैसे इंटर डिपार्टमेंट कोर्स है, जो पॉलिटिकल साइंस को हमको हिंदी को पढ़ना पड़ता है और वहाँ उस सिलेबस में इंग्लिश लगा और हमको इंग्लिश आती नहीं, तो हम उसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। तो फिर ये दिक्कत आती है। और जैसे लघु शोध है, कोई बच्चा करना चाहता है 100 पेज का, कोई बच्चा नहीं करना चाहता है। अब जैसे कोई बच्चा नहीं करना चाहता तो उसके लिए कुछ दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। और जैसे कोई बच्चा करना चाह रहा है तो वो उसके लिए तो ठीक है, वो तो नॉलेज उसको गेन होगा। पर जिसके पास पैसा नहीं है उसको टाइपिंग करवाना है, 2000 रुपये टाइपिंग होगी 100 पेज की टाइपिंग करवाना है, बाइंडिंग करवाना है। उसके बाद जिसके पास पैसा नहीं है वो काम करके पढ़ रहा है बच्चा, अब कैसे पढ़ेगा बताइए। अब उसको असाइनमेंट बनाना, मिड टर्म देना, अभी मिड टर्म है कि 31 जुलाई से है और उसको मिड टर्म देना। अब वो काम कर रहा है, अब उसको काम करने के बाद में वो मिड टर्म देगा 2 दिन की छुट्टी लेगा। अब जैसे जो काम कर रहा है वो प्राइवेट काम कर रहा है किसी में, तो जिसके अंडर में काम करता हो उसके पैसे काट लेता है। जैसे 2 दिन की छुट्टी संडे को नहीं ले रहा है तो वो 2 दिन की छुट्टी लेना चाहे तो उसके भी पैसे काट लेता है। अब जैसे कोई काम कर रहा है तो कैसे पढ़ेगा, असाइनमेंट कैसे बनाएगा, मिड टर्म कैसे बनाएगा। टाइम तो निकालना पड़ता है, पर नई शिक्षा नीति में यही समस्या ज़्यादा आती हैं। बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। ठीक है, अब बैठिए ज़रा, आपके साथी से भी बात कर लें। इन्होंने बहुत सारी बातें खुलकर बता दी और जो दिक्कतें हैं नई शिक्षा नीति से, वो नई शिक्षा नीति का समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन जो खामियां हैं कम से कम उनको खुल करके रख रहे हैं। और एक एक कर अब बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातों को रख रहे हैं जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है, जिससे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, नई शिक्षा नीति में जो लागू हुई है उसमें फ़ायदा ये है कि जो हमारा सिलेबस है सेमेस्टर वाइज हो गया, तो हमको धीरे धीरे हमारा बोझ नहीं पड़ रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ने पड़ रहा है। लेकिन इसका कहीं कहीं में नुकसान भी हो जाता है। जैसे कोई बच्चा है वो फीस महंगी हो गई है, तो अपना वो फीस भरने के लिए कहीं काम कर रहा है तो रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहा। अगर रेगुलर क्लास नहीं कर पा रहा है, बुक्स भी नहीं है, अगर बुक्स अवेलेबल हो जाए तो हम लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाएगी पढ़ाई करने में और बच्चा रेगुलर क्लास कर पाएगा और वो पढ़ पाएगा इसे। तो ये कब से लागू हुई थी नई शिक्षा नीति? 2020 से। बिल्कुल, तो 2020 से नई शिक्षा नीति लागू हुई, आज इतने साल हो गए और इन बच्चों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो एक एक कर बता रहे हैं। और वही जानने के लिए आई इंडिया की टीम इन बच्चों के बीच में पहुंची है, इनके मन की बात जान रही है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम आता है मन की बात वो करते हैं, लेकिन इन छात्र छात्राओं के मन की बात को आज रखा जा रहा है। इनके मन की क्या बात है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके मैं असहमत हूँ नई शिक्षा नीति से। जी सर। क्यों? सर, नई शिक्षा नीति ने एक बाज़ार खोल रखा है, डिग्रियों का बाज़ार। आओ बेटा, 5000 के बदले 10,000 दो, साल भर बस पेपर खरीद के लाओ मार्केट से, लिखो बस दे दो, हम आपको डिग्री दे देंगे। पहले हम 4000 में हमारा बीए होता था, वो आज 5000 में हो रहा। जो एमए 2000 में होता था वो आज 10,000 में हो रहा फाइनल। तो इतना पैसा हम खुद मजदूरी करके पैसा देते हैं और स्कॉलरशिप भी नहीं दी जा रही है और सारा बायोडाटा फीड है, सही है, फिर भी स्कॉलरशिप ना पिछले वर्ष दी गई ना इस वर्ष दी गई। सिर्फ डिजिटल क्रांति और टैबलेट वितरण कर दिया योगी जी ने, जाओ बेटा इसी से पढ़ो। इसी से इतना महंगा डाटा है, 250 रुपये का रिचार्ज होता है, उसको कितने दिन तक हम पढ़ें। पहले हम पेपर यहाँ से खरीदें, तब नोट्स बनाएं, असाइनमेंट लिखें, शोध के लिए 2000 फीस इकट्ठा करें या डाटा टैबलेट में डाटा कराने के लिए। अच्छा, मोदी जी मन की बात करते हैं, आप लोगों की मन की बात कभी आती है? आपकी मन की बात होनी चाहिए। जी सर, होनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? सर, मन की बात में हम कहना चाहेंगे कि हमारे लोगों की फ़ीस कम कर दी जाए और हम लोगों को जो ये साल भर असाइनमेंट पेपर शोध, इसके लिए ये पेपर खरीद के लाओ मार्केट से, इसे ये कम कर दिया जाए, सिलेबस कम करें, उसके लिए प्रॉपर टाइम दिया जाए मुझे पढ़ने के लिए। अदर मुझे ज्ञान नहीं होता है, बस उसी असाइनमेंट 1 साल बस वही बनाते रहो। इतने सारे बुक हैं, इतने सारे सिलेबस है कि मैं कितना पढ़ूँगा। बस दूसरे महीना तो पेपर लगता है, 15 दिन तो मिड टर्म होता है, कितना दूँ मैं? बिल्कुल, तो देखिए ये इनका कहना था। बैठ जाइए आप।
एक एक कर बच्चों को जो परेशानियां हो रही उसको वो लोग रख रहे हैं और सरकार को भी सुझाव दे रहे हैं कि क्या कुछ सुधार हो जिससे इनको बेहतर हो। दरअसल इन सब का दर्द यही है, महंगी फ़ीस के चलते इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, वही समस्या है कि मान लो ये चक्रव्यूह की तरह है जिसमें हम लोग फंसे हुए हैं कि एक भेदो दूसरा फिर तैयार हो जाता है उसको भेदने के लिए कि मिड टर्म परीक्षा दिया है उसके बाद तुरंत फिर आ जा रहा एग्ज़ाम आ रहा है। इससे ज़्यादा समय मिल ही नहीं पा रहा है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से तैयार करके सिलेबस को दे पाएँ और ना ही बुक इतनी उपस्थित हो पा रही हैं कि हम लोग तैयार करके और पूरा दे पाएँ। ये तो हमारे गुरुजन इतने अच्छे हैं कि नोट्स कराते हैं और प्लस फ़ोन की सहायता से ऑनलाइन पढ़ के पेपर दे देते हैं। बस यही है, बुराइयां हैं यही सब कि थोड़ा सा समय या तो ज़्यादा दें या तो फिर इसमें कम की कुछ चीज़ें कम करें मिड टर्म वगैरह, तो कुछ समय ज़्यादा हम लोगों को मिलेगा पेपर की तैयारी करने के लिए। बिल्कुल, देखिए नई शिक्षा नीति के चक्रव्यूह में छात्र छात्राएँ फंस कर रह गए हैं, ये निकल कर के आ रहा है। उनका कहना है कि हम उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उससे उन्हें बहुत सारी परेशानी हो रही है। और भी कुछ छात्राएँ उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे बच्चे? बोलेंगी? सही भैया, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? सर सही कह रहे हैं सब लोग। सही है? जी सर, जी सर। आपका क्या मत है? सर हम कहना ये चाह रहे हैं, पहले जो पुरानी शिक्षा नीति थी उसमें हमको 5, 6, 7 महीने मिल जाते थे पढ़ने के लिए और सिलेबस भी हम लोगों को उपलब्ध हो जाता था। और अगर सिलेबस नहीं ले भी पाते थे तो मॉडल पेपर मिल जाते थे थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इस बार क्या है, यहाँ कोई सिलेबस तो मिलता नहीं है सीतापुर ज़िले में, और लखनऊ से वहाँ भी पूरा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। फिर अगर हम लोग मॉडल पेपर भी ढूंढ रहे हैं तो अभी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर पेपर हम लोगों के होने हैं, तो उसमें 2 मॉडल पेपर हम लोगों को मिल रहे हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ाई करें? खाली डिग्री लेके बैठे घर में और क्या कर सकते हैं? और तो कैसा हम लोगों का परसेंटेज जाएगा? फिर 6 महीने के अंतर्गत पेपर होने हैं और उसमें मिड टर्म भी बनाना है, असाइनमेंट भी बनानी है और फिर इस बार तो लग शोध करना है। हम लोगों को इतनी फीस महंगी और फिर वो करना है, मिड टर्म टाइप करवाना है, तो हम लोगों की इतने पैसे भी नहीं हैं, तो हम लोग कैसे करें? इतनी महंगाई है फीस की। देखिए बच्चों का सबका एक ही मत धीरे धीरे निकल करके आ रहा है, महंगी शिक्षा हो गई है, उसको कैसे उसकी भरपाई करें। और ये सभी का दर्द है। हमने आपको बताया कि सीतापुर दरअसल पिछड़ा इलाका है, जहाँ पर एक बच्चे ने बताया कि वो मजदूरी कर एमए की पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चे ने बताया कि अब बीए करने के बाद महंगी शिक्षा होने के चलते बहुत सारे बच्चे एमए नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ ही रहे और उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जिस देश में शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा हो, वहाँ की ये त्रासदी आप खुद बयां कर रही है और ये बच्चे बयां कर रहे हैं, सारे एक एक कर बता रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार की दिक्कत हो रही है। और कुछ बच्चे हैं बैठे हुए, हाँ बोलना चाहेंगे, बताइए। सर मेरा नाम पल्लवी त्रिवेदी है। हम लोगों को नई शिक्षा नीति से कोई लाभ तो मिला नहीं, लेकिन हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि मतलब एक बार पेपर हम लोगों के होते हैं, अभी हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है, एक पेपर में एब्सेंट दिखा रहा है और हम लोगों को अभी मिड टर्म देना है, अभी वाइवा देना है, तुरंत फिर हम लोग को एक लघुशोध तैयार करना है, उसका वाइवा होना है, तुरंत फिर पेपर होने। एक तो फीस इतनी ज़्यादा, ऊपर से मतलब हम लोग को कोई बुक नहीं मिली। हम लोगों को सिर्फ वही बुक आज तक उपलब्ध हो पाई हैं जो हमारे सर ने हमको इलाहाबाद से ला के दी है। सर अब हम लोग इतना कहाँ कर पाएंगे कि मतलब इलाहाबाद जाके सारी बुक लाएं? पहली बात तो फीस इतनी ज़्यादा, दूसरी बात कोई किताबें नहीं मिल रही, टाइम तो इतना कम है, इतना उलझा के रखते हैं कि हम बच्चे तो फंसे ही हैं, हमारे टीचर भी उसी में फंसे रहते हैं। उनको भी ये फाइल बनवानी है, उनको भी वाइवा लेना है, उनको भी फाइल चेक करनी है। मतलब ना हम लोगों को पढ़ने का टाइम मिलता है, ना उन लोगों को पढ़ाने का टाइम मिलता है। तो ये पता नहीं शिक्षा नीति क्या बना रही है। सर एकदम जैसा भैया बता रहे थे कि चक्रव्यूह, सच में चक्रव्यूह है कि हम लोग इतना दुखी हो चुके हैं कि मतलब इस एमए के अलावा हम कुछ भी नहीं कर पाए। हम सोच रहे थे कि ये तैयारी कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा हम लोग मतलब बस सिर्फ एमए तक उलझ के रह गए। ना कोई पढ़ाई हो पाई और ना हमको मतलब ये नया सिलेबस होने के कारण कोई बुक नहीं मिल पाई। इतना परेशान हो चुके हैं। देखिए ये परेशानी एक एक कर निकल करके आ रही है। इसका भी वही मत है कि चक्रव्यूह में ये भी फंस कर रह गई। और भी बच्चे हैं और भी बात करना। हाँ जी बताइए। जी मैं कोमल दीक्षित एमए की छात्रा हूँ
पहले बीए 3 वर्ष का होता था, अब बीए 4 वर्ष का हो चुका है, जबकि अन्य डिप्लोमा को सिर्फ 2 वर्ष के होते हैं। इसलिए छात्र बीच में ही डिग्री पूरा करने के पहले ही छोड़ दे रहे हैं। और अब बात करते हैं फीस की, तो फीस पहले कम थी, इस बार डबल हो गई है, पहले से डबल फीस हो गई है। तो बहुत से जो गरीब बच्चे हैं वो तो विद्यालय एमए में एडमिशन ही नहीं करवा रहे हैं। उनके परिवार वाले कह रहे हैं एमए करके क्या करोगी, अब घर में ही बैठो, अब बीए हो गया बस। और बात करते हैं अब परीक्षा की, तो एक सेमेस्टर के बाद जब दूसरा सेमेस्टर आता है तो 6 महीने का समय दिया जाता है कि 6 महीने की क्लास हो, उसके बाद ही पेपर कराया जाए। जबकि यहाँ पर क्लास सिर्फ समय दिया जाता है 1-2 महीने का, 2 महीने क्लास चलती है बस, उसके बाद पेपर करवा दिए जा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा सिलेबस है एक सेमेस्टर का कि वो पहले जो 1 साल का सिलेबस होता था वो इस बार 1 सेमेस्टर का सिलेबस हो गया। और सेमेस्टर में 10 कहानियाँ दे दी जाती हैं, 5-6 उपन्यास दे दिए जाते हैं, और भी उसके बारे में साहित्य और बहुत कुछ दे दिया जाता है, जो कि किताबें बहुत ज़्यादा किताबें लगती हैं, किसी एक किताब से या 2 किताब से नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें कम से कम 10-20 किताबें ज़रूरत पड़ती हैं। तो इतनी किताबें इतने कम समय में कैसे कर पाएंगे, हम तो नहीं पढ़ पाएंगे। उसके बाद अब बात आते हैं लघु शोध की। लघु शोध जो कि पीएचडी में करवाया जाता है, वो लघु शोध इस बार हम लोगों को करना पड़ रहा है, जबकि जो बच्चे नहीं चाहते उनको भी अनिवार्य कर दिया गया है लघु शोध। तो लघु शोध के लिए उसमें भी अब एक किताब से तो बन नहीं पाएगा, तो लघु शोध के लिए भी किताबें चाहिए, और किताबें उपलब्ध नहीं हो रही हैं, कहीं भी किताबें हमें मिल पा रही नहीं है, तो लघु शोध में भी समस्या आ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, 3 साल हो गए नई शिक्षा नीति को, 3 साल में भी ये तमाम खामियां बनी हुई हैं, उसको नहीं दूर कर पा रही सरकार क्या? नहीं, सरकार अभी दूर नहीं कर पा रही है, जो भी हैं वो उसी तरह चलती आ रही हैं। कोई भी कमी वहाँ तक पहुँचती है, सरकार तक नहीं पहुँचती है। बच्चे अपील कर रहे हैं मगर वहाँ तक वो सुन रहे हैं नहीं सुन रहे, मगर वो भी चलती आ रही हैं वही उसी तरह से। बिल्कुल, तो देखो इन्होंने बहुत सारी बातों को रख दिया, खुल के रख दिया। अब एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि नई शिक्षा नीति के समर्थन में कौन कौन है, बच्चे हाथ उठाएं। कोई नहीं है, इधर हैं, देखिए 2 इधर से बच्चे आए, नई शिक्षा नीति के समर्थन में हैं। और अब उन बच्चों से हाथ उठवाना चाहेंगे जो नई शिक्षा नीति के समर्थन में नहीं हैं, सारे लोग। तो देखिए ये नई शिक्षा नीति का हाल है, जिसमें अधिकांश बच्चे, अधिकांश क्या कहेंगे, 2 बच्चों को छोड़ दें तो सारे बच्चे लगभग नई शिक्षा नीति के समर्थन में कहीं खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें फेस करना पड़ रहा उन परेशानियों को। 3 साल हो गया नई शिक्षा नीति को लागू हुए, लेकिन किताबों का रोना इनके सामने बना हुआ है, महंगी फ़ीस का रोना इनके सामने बना हुआ है, और जो दिक्कतें हैं इनके सामने उसका रोना इनके सामने बना हुआ है। तो ऐसे में ये बच्चे भला कैसे समर्थन करते हुए नज़र आएंगे। और सारा तमाम लोगों से हमने बातचीत की, अब दूसरे क्लास में भी चलने का प्रयास करेंगे, एक आध बच्चों से और बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए आपको मैंने बहुत सारे बच्चों को दिखाया, बहुत सारे लोग, अभी आपने सुना, इससे इतर बताइए, हमें ज़रा समझाइए नई शिक्षा नीति को लेकर के, और जो आप पर असर पड़ा हो और आप उससे सहमत हैं असहमत हैं। सर सहमत तो है, पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो रही, लेकिन समय कम मिल पा रहा है, फीस भी ज़्यादा है, यही सब दिक्कतें हैं सर। और पढ़ाई अच्छी है, और अभी जुलाई में खुले स्कूल है, अभी मिड टर्म आ रहा है 31 जुलाई से, फिर है इसीलिए समय कम मिल पा रहा है, फीस ज़्यादा हो रही है, यही समस्याएं हैं सर। बिल्कुल, तो देखिए ये समस्याएं इनके सामने भी हैं, और साथ में हम बात कर लेते हैं। आप भी सहमत हैं? सर बहुत ज़्यादा तो नहीं है सहमत, इससे तो दिक्कतें ये आ रही हैं कि फीस भी बहुत ज़्यादा है सर, पढ़ने में बहुत तकलीफ़ें आ रही हैं सर, बुक्स नहीं, ऑनलाइन भी बुक्स नहीं मिल रही हैं सर। पिछली बार 3rd सेमेस्टर हो गया, इसमें हमें सर मॉडल पेपर नोट्स भी नहीं मिल पाए, तो इससे पढ़ने में बहुत दिक्कत। इस बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं गया, इससे मॉडल पेपर की वजह से है, जो समय हम लोगों को समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, और पढ़ाई के लिए बहुत समय कम मिला सर। अभी असाइनमेंट भी करने हैं, उसके लिए लघु शोध वो भी पूरा नहीं हो पाया, जैसे उसके लिए हमने ऑनलाइन बुक्स देखी, उसके लिए मतलब मार्केट में बुक देखी, वो भी हमें नहीं मिल पा रही हैं सर, उसके लिए हम लोग शोध भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और वो असाइनमेंट भी हैं, अभी मिड टर्म भी है, 2 हफ्ते में होने वाले हैं। बिल्कुल, ये बहुत दिक्कत हो रही है सर पढ़ाई में। तो देखिए ये दिक्कतें हैं, एक एक कर छात्राओं से जाना और उनका पक्ष भी जाना, और कुल लब्बुलुआब ये निकल रहा है कि नई शिक्षा नीति जो है उसको लेकर जो खामियां हैं उससे कहीं छात्राएं सहमत नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके सामने जो दिक्कतें हैं उसको भी दूर नहीं की जा रही हैं, इनकी द्वारा जो आवाज़ें उठाई जा रही हैं वो भी जिम्मेदार नहीं सुन रहे हैं या अनसुना कर दे रहे हैं, और इन्हें फेस करना पड़ रहा है। छात्राएं ही नहीं बल्कि इनके अभिभावक भी इससे कहीं ना कहीं परेशान हैं। आगे चलकर हम और भी इसमें
जानने का प्रयास करेंगे, जो जिम्मेदार हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, जो नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है आर्थिक स्थिति की। अब हम लोगों की जो आर्थिक स्थिति अगर इतनी अच्छी होती तो हम इस कॉलेज में क्यों एडमिशन लेते? आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर थी ना, इसीलिए तो हम लोग इस स्कूल में इस कॉलेज में एडमिशन लिए कि चलो थोड़ा सहायता मिल जाएगी। अब होता है कि डिजिटल सीखने पर फोकस किया जा रहा है ना इस शिक्षा नीति में। अब जब इतनी आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी नहीं है कि वो कंप्यूटर्स तक पहुंच सके, हम लोगों की अभी तक कंप्यूटर्स तक पहुंच है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितना कि फोकस किया जा रहा है, और अंग्रेजी सीखने पर बल दिया जा रहा है। ये बात तो अच्छी है, ठीक है, लेकिन जब जो बच्चा है वो पहले से जो अंग्रेजी जब सीखेगा तो हमारी जो मातृभाषा है वो बहुत पीछे हो जाएगी। तो इसलिए जो है हमारी जो मातृभाषा है बहुत ही पिछले स्तर पर धीरे धीरे अब गिर रही है, अभी भी बहुत। जी सर। अच्छा, ये बताइए, जैसे जब अब आप कह रही हैं इंटरनेट पर आधारित हो गया, बहुत कुछ इंटरनेट का सहारा लेना पड़ रहा। आप ग्रामीण प्रदेश से आती हैं? जी सर। तो आप बताइए वहाँ इंटरनेट की सेवा कैसी है? सर, इंटरनेट पहली बात तो वहाँ बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी समस्या है। अगर कुछ भी करना है, कोई काम करना है, कोई वीडियो कोई अपलोड करना है, कोई फॉर्म भरना है तो वहाँ नहीं हो पाता है। गांव के बाहर निकल के जाओ या कहीं खुले मैदान में जाओ तो हो पाता है सर। बिल्कुल। तो देखिए, इंटरनेट पर आधारित बच्चे हो जा रहे हैं, लेकिन इंटरनेट कैसा, जब गाँव के इलाकों में वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएँ सुचारू रूप से नहीं चल पा रही तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी पढ़ाई कैसे हो रही होगी। तो चलिए आगे जिम्मेदारों से भी बातचीत करते हैं। नई शिक्षा नीति छात्र छात्राओं को कितना रास आ रही है, इसको लेकर आई इंडिया आज छात्र छात्राओं का उनका मत जानने का प्रयास कर रहा है और हम आरएमपी डिग्री कॉलेज के विभिन्न कक्षाओं के छात्र छात्राओं के बीच में जाकर उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं, उनके मन की बात को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि नई शिक्षा नीति उन्हें रास आ रही है या नहीं, क्या क्या खामियां हैं इसमें। तो देखिए, इस समय हम आरएमपी डिग्री कॉलेज के जो एमए के सेकेंड ईयर सेमेस्टर के छात्र हैं और बीए के चतुर्थ सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनके बीच में पहुंचे हुए हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आप एमए में हैं, क्या कहना चाहेंगे जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में ज़रा बताइए, क्या क्या खामियां हैं, या आप इससे सहमत हैं या आपको भा रही है, इससे आपका भविष्य बनने वाला है? सर, कमियों के बारे में बताएंगे। पहले फर्स्ट ये कमी है, एक सेमेस्टर प्रणाली जो शुरू की है। सेमेस्टर प्रणाली में एक शेड्यूल, वो जो पूरा अपना पैटर्न है एग्ज़ाम का चेंज है। ये कभी तो 6 महीने में एग्ज़ाम हो जाते हैं, कभी तो 10 महीने जा रहे हैं लगभग। अभी जो मेरा एग्ज़ाम हुआ है 1-1.5 महीने, 2-2.5 महीने पहले, और उसके बाद अभी फिर जस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो 3 महीने में कोई सेमेस्टर कैसे कंप्लीट हो सकता है, कोई सेमेस्टर जा रहा है 10 महीने में। तो ये कमी ये मानी जा सकती है। और दूसरी कमी है, अगर देखा जाए कॉलेज स्तर पे, तो मुझे लग रहा है क्लास की टाइमिंग थोड़ा कम है। कॉलेज स्तर पे बता रहे हैं, नई शिक्षा नीति के इतर क्लास की टाइमिंग 45 मिनट ना करके अगर 2.5 घंटे की जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है, क्योंकि 45 मिनट में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं किया जा सकता। तो वो अगर टाइमिंग बढ़ा के 2.5 घंटे कर दिया जाए तो मेरे मद्देनज़र ये है कि वो टॉपिक एक दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। और वही 45 मिनट का समय जो है वो टीचरों को आने में, अटेंडेंस में और टॉपिक को स्टार्ट करने में चला जाता है। उसके बाद बेल रिंग हो जाती है, टॉपिक वहीं पे फिर क्लोज हो जाता है। फिर नए टीचर आते हैं, फिर अपना आते हैं, अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं, फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर टॉपिक वहीं क्लोज हो जाता है। यानी कि ओवरऑल पूरा दिन भी जाएगा हम लोगों का, कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा। अगर वहीं पे 2 क्लासेज की जाएँ 2.5 घंटे की, 5 घंटे अगर रखा जाए तो ज़्यादा सही है मेरे मद्देनज़र, कि 2 टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे हम लोगों के और थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, दिन भी नहीं वेस्ट जाएगा। बाकी सही है नई शिक्षा नीति? हाँ, तो और भी मेरे हिसाब से देख सकते हैं सेमेस्टर प्रणाली थोड़ा ये अलग है। अर्ली एग्ज़ाम ज़्यादा सही है, एनुअल एग्ज़ाम जो हैं वो ज़्यादा सही रहेंगे। हर महीने मिड टर्म कराना, ये सेमेस्टर एग्ज़ाम होना और उसके बाद क्या नाम असाइनमेंट जमा करना, ये बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है। हर महीने में एग्ज़ाम फार्म उनसे जमा करा रहे हैं तो बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ये सब खामियां अगर मान सकते हैं। देखिए, इन्होंने जो दिक्कतें बताई, आप सहमत हैं? आप साथी इनके, और क्या इससे इतर आपको लगता है? जी सर, मैं आंशिक रूप से सहमत हूं और आंशिक रूप से नहीं सहमत हूं। पहले तो मैं अपनी बात ये रखना चाहूँगा पक्ष में
कि गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्लान है कि उन्होंने जो निम्न स्तर से एथिक्स को लागू करने का जो प्रयास किया है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो हमारे कल के राष्ट्र निर्माता होंगे। तो चारित्रिक विकास होने से समाज की उन्नति होगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक फार्मूला आता है फिजिक्स में, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो हमें वेग ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं जो 6 माह में जो हमारे एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ये जो 6 माह है सिलेबस पाठ्यक्रम के हिसाब से 6 माह बहुत ही कम है, क्योंकि गोदान जैसे बहुत बड़े बड़े उपन्यास हैं जिनको पढ़ने में तकरीबन अच्छे से अगर केवल साक्षर होने के लिए पढ़ा जाए तो हम एक दिन में केवल गेस्ट पेपर ला करके उनको हम पढ़ लेंगे। लेकिन अगर हमें अच्छा ज्ञान चाहिए, आगे राष्ट्र का विकास हमारे ज्ञान से ही होगा। जो नई नई तकनीकें आएंगी वो हमारी सोच में परिवर्तन से आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो पाठ्यक्रम का बोझ बहुत ही ज़्यादा है, जिससे जो डिप्रेशन जैसी जो समस्याएं हैं, क्योंकि भाई बच्चे को माता पिता कॉलेज में भेजते हैं, उस पर जिम्मेवारी होती है कि वो अच्छे से पढ़ करके और अपने परिवार का, अपने समाज का सहारा बने। लेकिन उसके ऊपर पाठ्यक्रम का इतना बोझ होता है कि वह मतलब सफलता प्राप्त करने के चक्कर में, जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में, अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण नष्ट करने के चक्कर में डिप्रेशन में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये सेमेस्टर प्रणाली है इसका बहुत बड़ा रोल है कि ये शिक्षा में उन्नति का अवरोधक बनकर के सामने आई है। दूसरी बात यह है कि जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट भविष्य तय नहीं करते हैं। जो वार्षिक परीक्षा प्रणाली थी वह सबसे उचित थी, क्योंकि असाइनमेंट में जो हमारा 1 हफ्ता या 15 दिन लगता है, क्योंकि एक बच्चे का अच्छे से वाइवा किया जाता है, अच्छे से उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद 30 नंबर का जो इंटरनल एग्ज़ाम है वो पूर्ण कराया जाता है। तो वो ना हो करके अगर हम पाठ्यक्रम पर ध्यान दें तो 1 वर्ष में जो पाठ्यक्रम पूर्ण होगा वो तो संपूर्ण जानकारी को बटोरते हुए हम अच्छे से अच्छा ज्ञान अर्जित करने में सफल होंगे। तो आप ये सुझाव है आपका कुल मिलाकर के। बाकी जो आपको लगती है कि महंगी शिक्षा है कि नहीं है? जी बिल्कुल महंगी शिक्षा है, क्योंकि जिस पैटर्न पे शिक्षा होती थी उसमें कहीं ना कहीं 2 से 2,500 या कम से कम शिक्षा का हम धन दे करके, मतलब पैसा दे करके हमने शिक्षा अर्जित की। लेकिन कहीं ना कहीं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी जो है इसका जो फीस का माध्यम है ये अधिक भी है। बिल्कुल, देखिए फीस का माध्यम अधिक है ये कहना है। और अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या मत रखते हैं नई शिक्षा नीति को। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, नई शिक्षा नीति जो है वो शिक्षा नीति ना होकर परीक्षा नीति बन गई है। तो इस हिसाब से जो अगर कहें कि सेमेस्टर इतनी जल्दी हो रहे हैं कि पहला सेमेस्टर 6 मंथ पे होता है, फिर उसके बाद 3 मंथ पे ऐसे, तो शिक्षक अपना टाइम भी देते हैं, पढ़ाते भी, लेकिन सिलेबस इतना ज़्यादा है कि कंप्लीट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार मतलब ये अवरोध ही एक हिसाब से है। बिल्कुल, तो नई शिक्षा नीति न हो करके परीक्षा नीति बन रही है, यानी बार बार जो इन्हें परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं ये इनके सामने दिक्कत आ रही है। और कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत आ रही है उसकी बात रख रहे हैं जो शिक्षा की नीति बनाए हैं उनके सामने। दरअसल बहुत सारे जो कानून सरकार लागू करती है, जो जिनको फेस करना पड़ता है, उसमें जब अमलमेंट करती है तो इनकी बात भी सुननी चाहिए, इनके मन की बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात करते हैं, आपके मन की बात क्या है? सर हमारे मन की बात यही, अभी जैसे हम आईए रिचर्ड्स को पढ़ रहे थे, उनका मूल्य सिद्धांत है, उन्होंने उसमें ये कहा मूल्यवान वही चीज़ है जो हमें शांति दे, जो हमारे लिए उचित हो। तो ये नई शिक्षा नीति में सबसे पहले बुराई, जैसा भैया लोगों ने बोला कि एग्ज़ाम बार बार हो रहे हैं। अभी एक सेमेस्टर ख़त्म हुआ, हम लोग दूसरे में पहुँच भी, हम लोग उसका सिलेबस ही नहीं निकाल पाए कि कैसा क्या है। इतना पहला ब्रॉड सिलेबस है, उसके ऊपर ये परीक्षाएँ, असाइनमेंट, एक अभी असाइनमेंट दिया गया, उसके तुरंत बाद मिड टर्म की आ गई डेट, और उधर एग्ज़ाम चलते रहते हैं बीए वाले, तो प्रॉपर क्लासेस हो नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से कई चीज़ें फेस करने को पड़ रही हैं। सिर्फ शिक्षा प्राप्त कर लेना नहीं है, अगर हम शिक्षा, तो ऐसे शिक्षित तो बहुत लोग हैं, व्यवहार में वो चीज़ आनी चाहिए, ऐसे नौकरी भी नहीं मिलेगी। बेरोजगारी इसीलिए बढ़ी, शिक्षित सब हो रहे हैं, ज्ञान किसी के पास नहीं है, तो ऐसे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। एक बात कही गई ना, शिक्षा और विद्या 2 बहनें हैं। शिक्षा कोई भी ले सकता है लेकिन विद्या नहीं ले सकता, तो आपको विद्या चाहिए। और नई शिक्षा नीति में ये विद्या नहीं आ पा रही है, ये कहना है इनका। इतनी जल्दी सिलेबस आ जा रहे हैं, इस वजह से ये जो विद्या ग्रहण करना चाहती हैं, जिससे संस्कारवान बनना चाहती हैं, वो नहीं हो पा रही हैं। सहमत हैं आप? जी बिल्कुल, स्नातक की पढ़ाई जो बच्चे कर रहे हैं तो उनको है कि हर बच्चा इच्छुक होता है कि हम स्नातक करें,
तो अब ये हो गया है कि 4 साल का बीए होता है, तो इससे बहुत से, और डिप्लोमा होता है 2 साल का, तो अब बच्चा ग्रेजुएशन करने की बजाय अब उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है कि हम इधर अपने 4 साल ना वेस्ट करके एक डिप्लोमा कर लें। तो इसलिए, और ग्रेजुएशन तो मस्ट होता ही है, तो नई शिक्षा नीति में 4 साल वाला मेरे हिसाब से तो हटना चाहिए। और जैसे छोटे बच्चे भी हैं, नई शिक्षा नीति से छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है। अब छोटा बच्चा है वो इतना प्रेशराइज्ड हो गया है कि उसको खेलने तक का टाइम नहीं है, जबकि स्वास्थ्य के लिए खेलना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन पे, छोटे छोटे बच्चों पे भी प्रेशर पड़ रहा है और हम लोगों पे भी। कितना पढ़ना पड़ रहा है नई शिक्षा नीति के बाद आने के बाद? अब आप लोगों को कितना पढ़ना पड़ रहा है? अब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर 6 मंथ पे एग्ज़ाम होना। अब 6 मंथ कंप्लीट भी नहीं होते हैं कि एग्ज़ाम, अभी हम लोगों ने जून में एग्ज़ाम दिए और अभी फिर हम लोगों के अगस्त में एग्ज़ाम होंगे, तो क्या 6 मंथ कंप्लीट हो गए हैं? नहीं ना। तो हम लोगों को कितना टाइम मिला? हम अगर नेट देना चाहते हैं, जेआरएफ में अपेयरिंग में जेआरएफ निकालना चाहते हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? अगर इतना ज़्यादा बर्डन है, सेमेस्टर भी संभालना है, मिड टर्म भी देना है हमको, तो हम कैसे सब कुछ मैनेज करेंगे? तो नई शिक्षा नीति में बदलाव तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो देखिए, आवाज़ें उठने लगी हैं कि नई शिक्षा नीति में बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए? वो अपनी परेशानियों को छात्राएं रख रही हैं और वो बता रही हैं कि ये दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा दिक्कत तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में ही है। हमारा सिलेबस भी कवर नहीं हो पाता है और एग्ज़ाम आ जाते हैं, एग्ज़ाम फिर मिड टर्म यही होता रहता है, तो हमारा सिलेबस नहीं कवर हो पाता है जिससे हम अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दे पाएँ। बस कुल मिलाकर इनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, इतनी जल्दी होता है कि इनके सामने दिक्कतें आ रही हैं। सच है? जी सच है ना? चलिए, तो देखिए, बहुत सारे बच्चे कह भी दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नई शिक्षा नीति को लेकर के जो परेशानी आ रही है उसको वो जाहिर कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि नई शिक्षा के नीति अनुसार ये एमए में इतने उपन्यास, जैसे गोदान है, अनन्या से अनन्या है और राग दरबारी है, मैला आंचल है, और इतना कम समय है कि इन उपन्यासों को मैं पढ़ने में पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। और ये नई शिक्षा नीति, मैं ये कहना चाहूँगा कि नई शिक्षा नीति के अनुसार इतनी परीक्षाएं होती हैं कि मैं परीक्षा देते खुद परीक्षा हो गया हूँ सर। खुद परीक्षा? जी सर। खुद परीक्षा मतलब कैसे हो गए हो? इतनी, अभी तो 1 महीने पहले परीक्षा हुई थी, अभी 1 महीना हुआ है और फिर हमें मिड टर्म देना है। अभी 31 तारीख से मिड टर्म होना है और असाइनमेंट देना है, इसके बाद तुरंत फिर हमारी परीक्षा, यानी कि मैं वो अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ और परीक्षाएं फिर से आ जाती हैं। तो इन्हें देखिए, परीक्षा दर परीक्षा देनी पड़ रही है। इनका कहना है कि ये अपने आप को एक सेमेस्टर के लिए तैयार कर पाते हैं और दूसरा फिर से आ जाता है, और ये परीक्षा दर परीक्षा दे रहे हैं, जिस वजह से ये कहीं ना कहीं असहमत हैं। आप क्या मत रखते हैं? नहीं बोल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के नई शिक्षा नीति को लेकर इंडिया उन तमाम छात्र छात्राओं से उनका व्यू जान रहा है जो दरअसल परेशानी उन्हें क्या क्या हो रही है, नई शिक्षा नीति से वो कितना सहमत हैं, ये बातें रख रहे हैं और बहुत सारे बच्चों ने रखी भी बातें हैं। नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई, क्या पर्याप्त पुस्तकें आप तक हैं? नहीं, हमारे पास पर्याप्त पुस्तकें नहीं हैं, मिल पाई हैं, जिस वजह से हम अपनी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। और इस नई शिक्षा नीति के में हम लोगों को बहुत कम टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, क्योंकि हम लड़कियां हैं तो घर पे भी काम करना पड़ता है और सिलेबस और बड़े बड़े उपन्यास है गोदान जैसे, और हमें पढ़ने का टाइम बहुत कम से कम मिल रहा है। जैसे अभी हमारे पेपर हुए थे और उसके बाद इस बार फिर अब हो रहे हैं, अभी असाइनमेंट देने हैं और उसके बाद मिड टर्म है और फिर सेमेस्टर के पेपर हैं, इसलिए हमें पेपरों में पढ़ाई करने के लिए बहुत दिक्कत है और टाइम बहुत कम दिया जा रहा है। बट सर लोग पढ़ाने में पूरी कोशिश करते हैं, पढ़ाते हैं, आते हैं क्लास में और पढ़ाते भी हैं। हम बेटियां हैं, हमें घर में काम करना पड़ता है और ऐसे में कम समय मिलता है पढ़ाई का, और कैसे वो परीक्षा दर परीक्षा दें, ये दर्द है उन बेटियों का जो नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। इन्होंने अपने दर्द को बता रही। दरअसल ये दर्द ऐसा है कि हर बच्चे को इस समय फेस करना पड़ रहा है। कुल कितनी किताबें हैं नई शिक्षा नीति में और आपके पास उपलब्ध कितनी किताबें हैं? सर अभी मेरे पास 7 किताबें
और मतलब 5-6 देशों में उपलब्ध है, ज़्यादा भी नहीं हो पाया है तो। देखिए इनके पास कुल कितनी किताबें हैं और कितनी उपलब्ध हैं ये बताया, आपके सामने भी यही दिक्कत है? सर बिल्कुल ये दिक्कत है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है और हम लोगों का जो बैकग्राउंड होता है आरएमपी कॉलेज में अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ग्रामीण इलाके से आते हैं। उनको जो है सबसे ज़्यादा फिनेंशियल प्रॉब्लम तो झेलनी ही पड़ती है। ऊपर से इतना सिलेबस है, इतने एग्ज़ाम हैं, तो एक तो बुक नहीं अवेलेबल हो पाती हैं। दूसरे अगर कॉलेज भी बच्चा आता है, टीचर पढ़ाना चाह रहा है, टीचर पढ़ाते हैं, फिर भी उसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा कि कितना कैसे कवर किया जाए। खुद टीचर परेशान है इतना कि इस सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। कभी बीए की परीक्षा, कभी एमए की परीक्षा, मिड टर्म लग रहे हैं, असाइनमेंट लग रहे हैं, 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे ये नई शिक्षा जो नीति है बहुत ही मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ के समान है। हम बिल्कुल इससे सहमत नहीं हैं। सहमत नहीं, बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सीधे तौर पर इन्होंने कह दिया, और चूंकि इन्हें फेस करना पड़ रहा है और वो सहमत भी नहीं है। लगता है कि ग्रामीण इलाकों में जहाँ पुस्तकें नहीं हैं, अभी भी इंटरनेट की दिक्कत है, ऑनलाइन आपको पढ़ना हो तो वहाँ भी पढ़ाई हो पाती है आपकी? नहीं सर, नहीं हो पाती है। तो कैसे पढ़ाई करते? सर किताबों से अगर उपलब्ध, किताबें तो पर्याप्त हैं नहीं। जी सर, जो होती हैं उनसे पढ़ाई होती है। और जो नहीं है फिर? सर जो नहीं है वो फिर सर कॉलेज आके पढ़ना पड़ता है, और जो सर लेक्चर बोलते हैं लिखवाते हैं उससे। देखिए सर के सहारे हैं, यानी शिक्षक के सहारे हैं, जो वो लेक्चर दे रहे हैं वो नोट करते हैं, उसके सहारे पढ़ाई हो रही है। किताबें नहीं मार्केट में उपलब्ध हैं, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं 3 साल नई शिक्षा नीति को होने जा रहा है, और उसमें किताबें जब नहीं हैं तो छात्र, ये जो छात्राएँ हैं, ये जो छात्र हैं, ये कैसे पढ़ रहे होंगे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सच में ऐसा है? हाँ, वो सर जब किताब देते हैं उसी से हम लोग थोड़ा बहुत तैयार करते हैं, और किताबें तो कोई उपलब्ध नहीं है। और लेक्चर देते हैं सर, वो बाद में सर या तो हम लोग फ़ोटो खींचते हैं सर की बुक से, सर ही अपनी बुक देते हैं, उससे हम लोग पढ़ाई करते हैं। नई शिक्षा नीति का पागलपन है कि केवल परीक्षा ही परीक्षा है। नई शिक्षा नीति का पागलपन है, केवल परीक्षा ही परीक्षा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों के अंदर के ये भाव हैं, ये भाव निकल करके आ रहे हैं कि कैसे पागलपन सवार हुआ कि इन्हें सिर्फ परीक्षा ही परीक्षा देनी पड़ रही है, और किताबें भी नहीं है, महंगी शिक्षा है, इन्हें पता ही नहीं चल पाता है। अगली तैयारी कर रहे होते हैं, अगला पेपर इनके पास आ जाता है। तो बहुत सारी खामियां हैं, उन्हीं खामियों को लेकर आज आई इंडिया लगातार इन छात्र छात्राओं के बीच इनकी राय को जान रहा है, इनकी मन की बात को जान रहा है, उन जिम्मेदारों तक आवाज़ पहुंचाना चाहता है जो सरकार इन पर नई शिक्षा नीति को जिसने थोपा है और उसके बाद इनकी परेशानियों को भूल बैठी है या नज़रअंदाज कर रही है। आखिर वो जाने तो इनके सामने दिक्कतें क्या हैं। ग्रामीण अंचल के बच्चे कैसे महंगी शिक्षा पढ़ पा रहे होंगे, जस्ट 2 गुनी इनकी जो है फीस हो गई है, उसकी भरपाई कैसे कर पा रहे हैं। कई साथियों ने बताया कि उच्च शिक्षा से वो वंचित रह जा रहे हैं महंगी फीस न दे पाने के कारण। ये दर्द है इनका, इस दर्द को उन्हें समझना होगा, जो देश का भविष्य बताते हैं कि देश के भविष्य हैं, लेकिन इनके साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है ये बच्चे बता रहे हैं। ये बड़ी बात है। आप क्या मत रखती हैं? सर जिससे सर 6 महीने में पेपर हो जाते हैं सर, पढ़ने का भी कम टाइम है सर, आने जाने में सर, जैसे ये ऑनलाइन कराओ परीक्षा फॉर्म, ये कराओ सर, तो इसमें दिक्कत होती है, असाइनमेंट बनाना पड़ते हैं, और सर कोर्स भी पूरा नहीं हो पाता है, सर लोग भी नहीं सर पढ़ा पाते टाइम से। बिल्कुल, तो इनके सामने भी वही दिक्कत है, आपके सामने भी। सर पहले का 1 साल का था, कानपुर यूनिवर्सिटी से थे, उसमें 1 साल में 1 बार पेपर हो रहे थे। इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी है तो उस साल में 2 बार पेपर हो रहे हैं 6 महीने में, तो उसमें हम लोगों को पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभी हम लोगों ने पेपर दिए थे और तुरंत ही पेपर आ गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छात्रा की कितना दर्द होगा इस नई शिक्षा नीति को लेकर कि वो आंसुओं में छलक पड़े हैं, आंसू इनके निकलने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है, और ये दिक्कत इस कदर है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खुद ये छात्रा रोती हुई कह रही, छुट्टी हुई अभी 18 तारीख को स्कूल खुला, 17 तारीख को, और 22 तारीख से पेपर हम लोगों के।
पढ़ाई पेपर दे या अपनी अभी असाइनमेंट बन रहा है, असाइनमेंट तैयार करें, 22 तारीख को पेपर दें हम लोग। इसी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम है। अभी हमने बुकें भी नहीं ली थी, हम कह रहे बुक ले लेंगे पढ़ाई करेंगे। अभी 6 महीने हुए हैं, 6 महीने हो ही नहीं पाए, 3 महीने 2 महीने 1 महीने में पेपर आ जाते हैं। उसके फॉर्म भराओ, ये करो, सारे उसी में टाइम चला जा रहा है, कुछ पढ़ाई नहीं हो पा रही हम लोगों की। छुट्टियाँ अलग हो रही हैं, सब लोग छुट्टियाँ कर रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, उसमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो हम लोग पढ़ें कहाँ से? बस 10-15 मिनट पढ़ते हैं, फिर दूसरा सर आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसमें हम लोगों की गैप हो जाती है। दूसरा क्लास जाएँ करने, दूसरा क्लास जाएँ, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग घर में रहते हैं, घर में मांग है, मांग क्या है आपकी? सरकार से क्या मांग है? कैसा होना चाहिए नई शिक्षा नीति में? क्या बदलाव होना चाहिए जिसके कारण आपको ये परेशानी ना उठानी पड़े? सर टाइम से पढ़ाई होनी चाहिए, सारे स्कूल में एक सिलेबस चलाना चाहिए। इस समय दूसरे पेपर हो रहे हैं, हम लोगों के अभी 2 महीने पेपर हुए थे, फिर पेपर आ गए, हम लोगों की इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी हम लोगों ने पेपर दिए नहीं है, दूसरे पेपर आ गए, हम लोग तैयारी हो नहीं पा रही, पेपर हम लोग कहाँ से देंगे? इस वजह से पेपर में रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हम लोगों के, यही प्रॉब्लम लोगों की ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए ये जो दर्द है इनका, ये जो छात्रा का दर्द निकल करके आया सामने, आप देख रहे हैं कि उनके आंसुओं के रूप में आ गया दर्द। तो दर्द कितना होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ बच्चे रो दे रहे हैं और कुछ बच्चे नहीं रो रहे हैं, लेकिन अभिव्यक्त कर दे रहे हैं, वो अपनी बात को रख ले रहे हैं। यही बड़ी बात है। जो देश का भविष्य है, उन्हें इस प्रकार की अगर परेशानी उठानी पड़ रही है तो देश के लिए क्या सोचेंगे, समाज के लिए क्या सोचेंगे, जब उनके सामने इन परेशानियों का पहाड़ जैसा खड़ा हो गया है और अचानक से आकर के पहाड़ आ गया और उस पहाड़ को लेकर बच्चे खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। यानी नई शिक्षा नीति को लेकर जो इनके सामने परेशानियां हैं और उसकी बात को रख रहे हैं। आपने देखा आपकी बहन जो पढ़ रही है आपके साथ, वो रो दिए, तो ये दर्द कितना है? मतलब सर थोड़ा ज़्यादा है। और सर जो बार बार पेपर आ रहे हैं, जो टाइम से पहले हो रहे हैं, सबसे बड़ी ज़्यादा दिक्कत है इस नए नियम की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी गलती है कि टाइमली पेपर नहीं करा पा रही है। और सर टीचर भी नहीं सही से दे पा रही, मतलब टीचर की पूर्ति भी नहीं कर पा रही सही से। सर अब मतलब एक टीचर सर 2-2, 3-3 क्लास चला रहे हैं, तो सर कभी इस क्लास में कभी उस क्लास में, तो टीचर भी पूरे नहीं हैं सर। तो इस वजह से भी सर पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और सर अब वोकेशनल सब्जेक्ट भी चला दिया है सर, वोकेशनल, और उसे को करिकुलम भी कहते हैं। तो ये इसलिए चलाया है कि बच्चे आगे चल के मतलब कोई भी कार्य करना चाहें तो इस पर बेस पे कर सकते हैं। तो वो भी सही से नहीं करा रहे हैं। और उसमें क्या बच्चा क्वेश्चन बैंक लेके रट के पेपर दे रहा है, उसकी टीचर भी नहीं है यहाँ पे। अब हमने बेसिक और कंप्यूटर लिया था, तो उसे बदल के कामकाजी हिंदी लेना पड़ा हमें, क्योंकि उसकी टीचर नहीं है। तो कामकाजी हिंदी का मुझे अब इंटरेस्ट नहीं, फिर भी उसमें जाना पड़ रहा है। तो ये दिक्कत सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल, देखिए ये बच्चे कितनी बड़ी बात कह दे रहे हैं कि नई शिक्षा नीति से इन्हें तो दिक्कत हो रही, अभिभावकों को भी दिक्कत हुई। ये भी बता रहे हैं कि महंगी फीस के चलते बहुत सारे बच्चों को उस शिक्षा से वंचित कर दिया जा रहा है। और इन छात्र छात्राओं का ये भी कहना है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद पर्याप्त शिक्षक भी नहीं हैं, इसलिए इन्हें वो विषय लेने पड़ रहे हैं जो जिस विषय का इन्हें पता भी नहीं बखूबी है, लेकिन इन्हें पढ़ना पड़ रहा है। आपके पास आते हैं और ज़रा इनसे जानते हैं। आपके साथ में बैठी आपकी सहेली, कितना दर्द था, उन दर्द को आपने देख लिया, आंसुओं के रूप में बाहर निकल पड़े, आप क्या कहेंगी? सर इसे जब 2 सेमेस्टर में पढ़ाई होती है तो उसके लिए बुक भी लेनी पड़ती है, उसके लिए खर्चा बहुत काफ़ी हो जाता है। अगर एग्जामिनेशन फॉर्म एक बार भरा जाए तो एक बार भरने के लिए पैसे और दोबारा भरने के लिए, और उसके लिए बुक्स भी खरीदनी पड़ती हैं। अगर ये बहुत से बच्चे हैं जो बुक्स खरीद नहीं पाते हैं, उसको इजी नोट से या फिर सीरीज का सहारा लेना पड़ता है, जिससे बच्चे के मार्क्स कम रह जाते हैं और पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाती है। बिल्कुल, देखिए ये भी अपना पक्ष रखे और किस लिए पढ़ाई अच्छी नहीं हो पा रही है ये भी बताया। कुछ कहना चाह रही थी? हाँ बेटा। सो हम ये कहना चाहते हैं, कहा जाता है जिस ओर जवानी जाती है उस ओर ज़माना जाता है। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जैसा उनकी ना नज़र, ये उन्होंने लागू तो कर दी है नई शिक्षा नीति, लेकिन अब वो ना कहाँ अटके पड़े हैं। एक उनके 2-3 मुद्दे हैं, एक हो गया धर्म को लेके, एक हो गया पाकिस्तान को लेके। इन सब से हट के वो जो लागू कर चुके उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी, जो आपने लागू किया एक बार उसका हाल तो पूछे कि वो ठीक है या यहाँ क्या हाल बच्चों का चल रहा है। उन्हें उससे मतलब नहीं, वो अपने वोट बैंक को लेके सिर्फ
हमारी जवानी जो जिसे भड़का रहे हैं खाली धर्म को लेके और पाकिस्तान को लेके। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी एक बार आप आके हाल तो पूछे। मैं आपके ये चैनल की बहुत शुक्रगुजार हूँ जो आपने कम से कम हमारा हाल पता तो पूछा कि बच्चों को दिक्कतें हो सकती हैं इस बारे में, कि हाँ नई शिक्षा नीति को लेके दिक्कतें भी उत्पन्न हुई हैं। तो बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि इसे उठाया। बिल्कुल, तो देखिए ये आईना है सरकार को जो दिखाया जा रहा है कि सरकार किस तरह किन लोगों को भड़काने का काम करती है और किस विषय पर ज़्यादा ध्यान देने का काम करती है। ये दर्द है छात्रा का कि नई शिक्षा नीति लागू करने के बाद सरकार किस तरह भूल गई है। वो ये भी नहीं जानने का प्रयास कर रही है कि वो नई शिक्षा नीति जो इन पर थोपी गई है या लागू की गई है उनकी परिभाषा में, उसका धरातल पर उसको लेकर क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। आखिर 3 साल हो गए जब ये नीति को लागू किया, तो उसके बाद क्या ज़मीनी सच्चाई को जानने का जिम्मेदारों ने प्रयास किया? ये अपने आप ये बच्चे कह दे रहे हैं और ये अपना दर्द बता दे रहे हैं। और उनमें से एक बच्ची जिसके आंसुओं को सभी ने देख लिया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनको किस प्रकार का दर्द होगा। हम तो ये मांग करेंगे कि कम से कम जो जिम्मेदार हैं उन तक ये बात जाए कि ऐसी शिक्षा नीति जिसको लेकर न छात्र छात्राएं सहमत हैं ज़्यादातर, न अभिभावक सहमत हैं और न गुरजन सहमत हैं। गुरजन बोल नहीं रहे हैं लेकिन उनका भी दर्द बहुत कुछ है और वो छात्र उनकी भाषा में बोल दे रहे हैं। तो कम से कम समय रहते उसको सोचें और इन पर ऐसा कोई भार न डालें कि इस शिक्षा नीति के चलते ये उच्च शिक्षा से वंचित हो जाएं या फिर डिप्रेशन में चले जाएं। ऐसी भी नौबत आ रही है। तो फिलहाल जानेंगे गुरजनों से भी। बने रहिए आई इंडिया के साथ। नई शिक्षा नीति को लेकर आज आरएमपी डिग्री कॉलेज के छात्र छात्राओं से आई इंडिया ने उनका मत जाना। तो बहुत सारे छात्र छात्राओं ने जो उनके सामने अब तक दिक्कतें आ रही हैं उनको रखने का प्रयास किया और उन्होंने अपने साथ ही अभिभावकों और शिक्षकों के सामने जो दिक्कत आ रही उसको भी रखा। तो ऐसे में फ़र्ज़ बनता है जो शिक्षक गण हैं उनका व्यू क्या है। 3 साल में नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसमें उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो शुरुआत करते हैं आरएमपी डिग्री कॉलेज के तमाम शिक्षकगण बैठे हुए हैं, उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सर, आज जब कॉलेज पहुंचे छात्र छात्राओं से हमने बातचीत की, बहुत सारे छात्र छात्र जो है नई शिक्षा नीति को लेकर तमाम सवाल खड़े किए। आप लोगों के सामने क्या फेस करना पड़ रहा है, आपको क्या दिक्कत आ रही है? नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है, सरकार जो परंपरागत शिक्षा थी उससे हटकर एक परंपरागत शिक्षा के साथ बच्चों के शिक्षा में कुछ चीज़ अलग से करने का एक प्रयास था, जिसके अंतर्गत सहगामी पाठ्यक्रम और व्यावसायिक पाठ्यक्रम को शामिल किया गया, को करिकुलर और वोकेशनल को। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चा परंपरागत शिक्षा के साथ साथ अपने आप में स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ों को भी वो अपने अंदर समाहित करे, ताकि आगे चलकर वो एक तरह से बहुआयामी बन सके और वो कोई भी फील्ड चुन सके। दिक्कत ये आ रही है कि कई बार जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं या जो वोकेशनल के कार्यक्रम हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि उसको पढ़ाने के लिए हम शिक्षकों के सामने भी बड़ी दिक्कत है। जैसे हम इतिहास विषय के हैं और कुछ इस तरह के वोकेशनल के पाठ्यक्रम है कि वो जो ट्रेडिशनल हमारे टीचर हैं, जो परंपरागत रूप से कोई गणित का, कोई विज्ञान का, कोई इतिहास का, भूगोल का शिक्षक है, उन चीज़ों के बारे में नहीं जानता है। तो ऐसे में वो बच्चा आता है, जो पाठ्यक्रम को लेकर भी है विश्वविद्यालय स्तर पे वो लॉन्च तो कर दिया गया है जल्दबाजी में, लेकिन उसका जो पाठ्यक्रम है, उसकी किताबें हैं मार्केट में, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से बच्चा कई बार बहुत परेशान होता है। सहगामी पाठ्यक्रम के साथ भी ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अभी तक हम लोग सामान्य रूप से वो इतिहास है, राजनीति, अर्थशास्त्र, हम उसके शिक्षक भी हैं, सारे प्रोफेसर्स भी हैं, वो हम पढ़ाते थे, बच्चा बड़ा आसानी से पढ़ लेता था। चूँकि उनके विषय की संख्या भी बढ़ी है, 3 विषय पहले की तरह से अभी भी हैं, 2 मेजर 1 माइनर, उसके साथ साथ वो एक सहगामी पाठ्यक्रम के रूप में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के रूप में वो भी लेता है। एक समस्या और आ रही बच्चों के सामने, इस व्यवस्था में बच्चे को 2 बार परीक्षा से भी गुजरना पड़ रहा है। उस एग्ज़ाम के साथ साथ उसको बीच में मिड टर्म के रूप में या उसको जो असेसमेंट है उसके लिए जो हम लोग एक
एग्ज़ाम कराते हैं वाइवा का, और जो असाइनमेंट लेते हैं वो भी बच्चे को देना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर बच्चे पे वर्कलोड तो बढ़ा है, और ये जो नई शिक्षा नीति है उसमें बच्चे को तो कॉलेज आना पड़ेगा। तो कुछ चुनौतियां हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे इन सरकारी महाविद्यालयों में ज़्यादा पढ़ते हैं, आने जाने की भी दिक्कत है। पहले थोड़ा सा बच्चा रिलैक्स महसूस करता था, इतना प्रेशर नहीं था, अब प्रेशर भी है, किताबें भी नहीं हैं, दूरी भी ज़्यादा है, आना भी ज़्यादा पड़ रहा है, पाठ्यक्रम का बोझ भी ज़्यादा है। तो ये चुनौतियाँ बच्चों के सामने हैं, तो थोड़ा उसमें बच्चा उलझ रहा है। हम टीचर के सामने ये दिक्कत है, जो अतिरिक्त विषय जो उसमें जोड़ दिए गए हैं उसके बहुत एक्सपर्ट यहाँ नहीं है, तो उस वजह से हम लोगों को भी वो पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। ये इस तरह देखिए, कुल लब्बो आप टीचर का जो मत निकल करके आया, जो अतिरिक्त विषय जोड़ दिए गए हैं उनको पढ़ाने में उनको दिक्कत हो रही है। छात्र छात्राओं का दर्द आपने सुना और उससे भी आप सहमत नज़र आए। जो पुस्तकों का अभाव है, जो उनको अनिवार्य कर दिया गया है और जो बार बार परीक्षा ली जा रही है, उससे उनको दिक्कत हुई। लेकिन शिक्षकों ने बताया कि उनके सामने भी दिक्कत है जो विषय जोड़ दिए गए हैं। आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। मेरा नाम सुमित सिंह है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। देखिए, कोई भी नई चीज़ जब आती है तो उसको ग्रहण करना या उसको ग्राह्य करना थोड़ा मुश्किल तो होता ही है। आज शिक्षा का जो मूल दायित्व है या शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है कि हम अपने समकालीन जो सामाजिक परिवेश है, उसकी चुनौतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो चुनौतियां, उनसे निपट सकें। और नई शिक्षा नीति का जो मूल उद्देश्य है वो ये बहुआयामी व्यक्तित्व का विकास करना और एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में स्टूडेंट का विकास करना। तो उद्देश्य बहुत अच्छा है, इसका जो मंतव्य है वो बहुत अच्छा था, लेकिन वही बात है कि आप एक तरीके से बहुत बड़े महल की कल्पना कर लीजिए, लेकिन आपके पास अगर साधन नहीं है तो कहीं ना कहीं उसमें असुविधा तो होती ही है। तो दीर्घकालीन में ये एक बहुत बड़ा कदम है सरकार का, जो आगे बहुत सारे सुधार और परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन जो वही है कि अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। सर ने जैसा कि कहा, तमाम वोकेशनल कोर्सेज हैं, स्किल ट्रेनिंग की बात की जा रही है, लेकिन स्किल ट्रेनर है नहीं। हम किससे जाके MOU करें या इस तरीके की चीज़ें करें, उस पर भी बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है। मैन पावर की कमी है, स्किल ट्रेनर की कमी है, और सरकार ने बस हमें लक्ष्य दे दिया लेकिन साधन नहीं दिया। उनको फोकस करना चाहिए कि हमें कॉलेजों में वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जिससे हम एक बहुआयामी ज्ञान रखने वाले या उसको सीखने वाले बच्चों को तैयार कर सके। उद्देश्य बहुत अच्छा है, साधन कम है, समय का इंतज़ार करना चाहिए, ज़रूर हम सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, उद्देश्य अच्छा है सरकार का। एक आपने उदाहरण भी दिया कि बड़ा महल बनाने की तैयारी है, लेकिन उसमें संसाधन नहीं है। ये बड़ा विषय है। जब बड़ा महल आपने बनाने को तैयारी की तो कम से कम संसाधन भी होने चाहिए थे, और 3 साल हो गए। उन संसाधनों को अब उतार देना चाहिए ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, इन शिक्षकों को परेशानी ना हो। और भी साथी हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आप दोनों लोगों को सुना, सहयोगियों को, आपका व्यू क्या है? जी देखिए, सरकारें समय समय पर शिक्षा नीतियां लागू करती हैं। इसके पहले 1968 में, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए लागू की गई। उसी दिशा में ये शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, शिक्षा में एक समान व्यवहार, जैसे समस्याएं क्या थी सरकार के लिए, सरकार की सोच छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए बेहतर करना है। उसी दृष्टिकोण से अभी तक क्या होता था, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सबका कोर्सेज अलग अलग था। अब नई शिक्षा नीति में एक समान व्यवहार लाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे निश्चित तौर पर छात्रों को फायदा होने वाला है। इसमें अभी सर लोगों ने जो बताया कि शिक्षकों के ऊपर भार बढ़ा है, निश्चित तौर पर भार बढ़ा है, लेकिन सरकार के उद्देश्यों को लागू करने में शिक्षक एकदम से लगे हुए हैं। सरकार को चाहिए वित्तीय मदद करे। संसाधन टूट रहे हैं क्योंकि वित्तीय सरकार अपेक्षाएं तो बहुत कर रही हैं शिक्षकों से, छात्रों से। उस हिसाब से सरकार को वित्तीय सहायता करनी चाहिए। शिक्षकों की कमी है देश में, बहुत व्यापक पैमाने पर प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, इसको दूर किया जाए। लाइब्रेरी में किताबों का अभाव है, सरकार को लाइब्रेरी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो अगर नई शिक्षा नीति को सही मायने में लागू करना है, प्रत्येक विद्यार्थी को उससे लाभ लेना है,
सरकार की निगाह में तो है, लेकिन सरकार को अभी इस पर और गंभीरता दिखाते हुए आर्थिक रूप से इस पे विचार करना चाहिए कि कैसे एक आर्थिक ढांचा तैयार हो जिससे हमारे विद्यार्थियों का, हमारे शिक्षकों का रिसर्च की तरफ ध्यान हो सके, क्योंकि कोई भी देश तब तक उन्नयन के शिखर पर नहीं होगा जब तक शोध नहीं होगा उस देश में। बड़े बड़े देश आज शोध के चलते ही दुनिया के शीर्ष पर कायम है। जापान है, अमेरिका है, वहाँ पे शोध का स्तर बहुत ऊंचा है। नई शिक्षा नीति में ये करने का प्रयास किया गया है, लेकिन आके मामला वहीं वित्तीय स्रोत तक आके अटक जाता है। इसलिए सोच अच्छी है, प्रयास अच्छा है, इसमें और व्यापक कदम उठाने की आवश्यकता है। बिल्कुल, सोच अच्छी है, प्रयास अच्छा है नई शिक्षा नीति को लेकर, लेकिन इसमें बहुत व्यापक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। ये मत है गुरजनों का, और बहुत सारे बच्चे जो इसको लेकर महंगी शिक्षा और बार बार परीक्षा होने को लेकर, और इसके अलावा जो खामियां हैं किताबें न मिलने का, वो दुखड़ा रो रहे हैं। लेकिन शिक्षकों का जो सुझाव है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद जो उन्हें फेस करना पड़ रहा है, इसलिए उनके पास हम आए हुए हैं ताकि वो अपना मत रखें। आगे चलकर जब कोई संशोधन सरकार करे तो कम से कम इन विचारों को, इन बातों को रखे और आगे चलकर इसमें सुधार हो सके। आपको सर क्या लगता है, आज हमने बहुत सारे छात्र छात्राओं से बातचीत की, आपके पास आए और आपने सुना अपने सहयोगियों को, इससे इतर आपका मत क्या है? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति है ये आज के समय में एक बहुत चुनौतीपूर्ण इसलिए हो गई है क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन उस ढंग से नहीं हो पा रहा है जिस ढंग से इसको लागू करने का प्रयास किया गया था। इसके पीछे कारण कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव हो या अन्य चीज़ें हों, मेन चीज़ इसका जो मूल कॉन्सेप्ट था वो ये था कि बच्चों को शिक्षा सर्वसुलभ हो, आसानी से सुलभ हो जाए, जो वो चाहें वो पाठ्यक्रम पढ़ सकें। मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज लाने का इसमें बात कही गई है और उसको लाने का प्रयास भी किया जा रहा है, परंतु उसका जो कोलैबोरेशन है ये नहीं कर पा रहे हैं। इसका एबेकस जो एकेडमिक बैंक बनाने का इनका था कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट के लिए, वो 3 साल हो गया, अभी फेल पड़ा हुआ है। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट था क्योंकि इसके थ्रू बच्चे क्रेडिट का आदान प्रदान कर सकते थे। अगर हम एक ग्रामीण परिवेश में शिक्षा ले रहे हैं और हम बाहर से अगर पढ़ना चाहें तो बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो कहीं और से क्रेडिट लाकर पढ़ सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये वोकेशनल और को करिकुलर कोर्सेज को इन लोगों ने डिज़ाइन किया था कि जहाँ शिक्षक नहीं है वो अन्यत्र पढ़ सकें, वहाँ से यूट्यूब से या किसी से उनके चैनल से जुड़ के जो क्रेडिट प्रोवाइड करता हो, अलग अलग फैसिलिटीज़ है, इग्नो है, राजसी टंडन है, इस सब से अपना पढ़ सके। लेकिन ना बच्चों में इसके प्रति कोई सजगता आई 3 साल में, ना ही कोई ऐसा सिस्टम यूनिवर्सिटीज़ वाइज डेवलप किया जा सका। दूसरा मैं ये कहूँगा कि यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कोलैबोरेशन का अभाव है। सिलेबस का जो इन लोगों ने डिज़ाइन किया, एनईपी में तो एक कॉमन मिनिमम सिलेबस की बात कही गई है, परंतु हर यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग चल रही है। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में 2 मेजर 1 माइनर चल रहा है, अन्य यूनिवर्सिटीज़ में 3 मेजर 1 माइनर चल रहे हैं। हमारे यहाँ परीक्षाएँ अन्य यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाओं में कोई तारतम्यता स्थापित नहीं हो पाई है। तो वर्तमान समय देखिए, परिवर्तन होना और ये एक नियम है, आवश्यकता के अनुसार हमको अपनी शिक्षा नीति बदलनी चाहिए, ये आवश्यकता भी है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हम जुड़ रहे हैं। लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ का कोलैबोरेशन ये बहुत बड़ा अभाव है, जिसका खामियाजा कॉलेज के शिक्षकों को और यहाँ के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि एबेकस 3 साल में न डेवलप हो पाना, ये बच्चों को एनईपी की पॉजिटिव चीज़ों के प्रति जागरूक नहीं कर पा रहा है। और दूसरी कि परीक्षा नीति, समय समय पर परीक्षा, हमारी अगर पुरानी पद्धति देखिए तो हमारे यहाँ आर्यभट्ट जैसे ऐसे ऐसे विद्वान पढ़े हुए हैं जो यहीं बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड का परिदृश्य नाप लेते थे। लेकिन आज के डेट में वो, क्योंकि ओपन शिक्षा थी, मनन की शिक्षा थी, दबाव की शिक्षा नहीं थी। यहाँ हम 6 महीने पे बच्चों पे दबाव दे रहे हैं कि आपका मूल्यांकन होना है, तो वो उसी सिलेबस में सिमट के रह जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा डिमेरिट आ रहा है शिक्षा में। इसको समय रहते अगर हम नहीं सचेते तो पूरी व्यवस्था चौपट हो सकती है।
तो ये मेरा अपना मानना है। बिल्कुल, जिन पर जो बच्चों का निर्माण करने का जिन पर दायित्व है, उनके सामने क्या दिक्कत आ रही थी उसको बता रहे थे, और कैसे एक विश्वविद्यालय और उसके बाद महाविद्यालय का जो सामंजस्य है उसमें कहाँ पर कमी है उसको बता रहे थे। और ये जो थोपी जा रही है कहीं ना कहीं बच्चों में एक मानसिक रूप से उनके सामने जो दिक्कत आ रही, हर 6 माह बाद परीक्षा है तो उससे जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही है उसको परिलक्षित कर रहे थे। तो तमाम ऐसी चीज़ें अब धीरे धीरे जो नई शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या कहाँ कहाँ कमी है, उन सब बातों को एक एक कर रखा जा रहा है, ताकि हमारा बार बार यही कहना है कि सरकार अगर कोई नीति लाती है तो उससे जो धरातल पर जो दिक्कतें पैदा होती कम से कम उसका मनन करे, उसका अध्ययन करे, उसमें सुधार करे। कोई भी इसमें से ऐसा नहीं मिला कि नई शिक्षा नीति के समर्थन में नहीं नज़र आ रहा, समर्थन करना चाह रहे हैं, लेकिन बट उसमें जो सुधार की गुंजाइश है उसको भी किया जाए। जी सर, आप सहमत हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर शशांक कुमार सिंह, हिंदी डिपार्टमेंट से। सर, अभी जैसा हमारे मित्र डॉक्टर अभिषेक सर ने बताया, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये है कि सरकार की जो नीति है कि जिस समानता की वो बात कर रहे हैं शिक्षा को लेके, अभी सर ने भी उस पर थोड़ा सा फोकस किया कि जो हमारा पाठ्यक्रम डिजाइन किया जा रहा है उसमें ये था कि लगभग 80% पाठ्यक्रम सभी विश्वविद्यालयों में समान होंगे और 20% जो है वो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर चेंजेज कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें जैसे इस प्रदेश में हम लोग थोड़ा सा दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो सौभाग्यशाली हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय ने ही सबसे पहले NEP को लागू किया, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी समस्या ये रही कि जो जिस तरीके से NEP को लागू करना था, जैसे अब वो सामंजस्य नहीं बैठ पाया। कुछ विश्वविद्यालय 3 मेजर, 1 माइनर, 1 वोकेशनल पढ़ा रहे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय 2 मेजर, 1 माइनर, 1 वोकेशनल या 1 को करिकुलर पढ़ा रहा है। और उससे भी बड़ी समस्या बच्चों के लिए जो आ रही है कि जब NEP में मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री की बात की गई कि आप कई बार प्रवेश ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और कई बार आप उस शिक्षा से अपनी ज़रूरतों के अनुसार दूर भी हो सकते हैं, तो उसमें यह है कि 1 वर्ष के पाठ्यक्रम पे सर्टिफिकेट कोर्स, 2 वर्ष पे डिप्लोमा और 3 वर्ष पे डिग्री, इस तरह की जो सिस्टम था, 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा होने को है और अवेकस न होने की वजह से मान लीजिए कोई छात्र हमारा 1 वर्ष के बाद दूसरे वर्ष में 2 सेमेस्टर की परीक्षा दिया और तीसरे सेमेस्टर में उसने प्रवेश नहीं लिया, चला गया, तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए था वो अभी तक हम दे नहीं पाए। ये एक चीज़ और आ रही थी, मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि आप हिंदी के प्रवक्ता हैं, तो उसमें एक बात और आ रही थी कि बच्चे कह रहे थे कि मातृभाषा हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए लेकिन इंग्लिश को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, ये कहीं ना कहीं जैसे वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा को दृष्टिकोण में रखकर कहीं ना कहीं इस चीज़ पर थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ रहा है, क्योंकि आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जो ये इंटरडिसिप्लिनरी और इंट्राडिसिप्लिनरी की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें हिंदी भाषा प्रभावित तो होगी ज़रूर, लेकिन ऐसा कोई बहुत वो नहीं है कि नहीं हिंदी पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है या कुछ इस तरह का है। हाँ, उस पर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा, ये सही बात है। तो देखिए, ये गुरजन हैं जो बता रहे हैं नई शिक्षा नीति को लेकर, और हम इसलिए जानना चाह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि दरअसल आज छात्राओं से हमने बातचीत की तो बहुत सारे छात्र छात्राएँ वो सहमत नज़र नहीं आए। हमारे साथ डॉक्टर जयवीर सिंह जी हैं। सर, जानना चाहेंगे नई शिक्षा नीति को लेकर आप कितना समझे हैं 3 साल में, और इसमें आप क्या लगता है आपको ये शिक्षा नीति जो लागू हुई है ये सही है या इसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है? देखिए, यदि कोई बात लागू होती है तो उसमें जब प्रतिफल आता है, अभी नई शिक्षा नीति का रिजल्ट प्रतिफल नहीं आया एक प्रकार से, तो रिजल्ट आएगा, प्रतिफल आएगा, उसके पहले की जो दिक्कतें थीं उसको लागू करने में जो कठिनाइयाँ थीं उसको एक प्रकार से जितनी तैयारी के साथ लागू किया जाना चाहिए था, मेरी समझ से वो नहीं हो पाया, क्योंकि प्राध्यापकों का प्रशिक्षण होना चाहिए था और जम करके होना चाहिए था। अभी उनके प्रशिक्षण की कमी रही। थोड़ा जो अंग्रेजियत की बात है,
उससे मैं समझता हूँ कि देखिए जो हिंदीकरण है वो पूरी तरीके से आधुनिक परिवेश में, हम हिंदी के प्राध्यापक हैं लेकिन संभव नहीं है, बहुत सारी बातें हैं। तकनीकी दृष्टि को एक ग्रामांचल का जो विद्यार्थी वो नहीं समझता, इस कारण उसके लिए दिक्कतें आती हैं। फिर जो लोग नीति नियामक हैं उन्होंने धरती पर उतर करके इस निर्णय को लागू नहीं किया। हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारे दुर्गम क्षेत्र हैं, गांव के क्षेत्र हैं, वहाँ नेट की सुविधाएं नहीं हैं और एक प्रकार से जो पाठ्यक्रम बना है वो लगता है कि एक बहुत अभिजात्य स्तर पे बना है। इसलिए जो जनता के स्तर पे जो सोच आनी थी, जो जनता के स्तर की बात थी, जो नीचे स्तर का जो सर्वेक्षण हुआ, लेकिन सर्वेक्षण का जैसे एक प्रकार से यथार्थ रूप में वो सर्वेक्षण हुआ होता तो नई शिक्षा नीति के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं मैं समझता हूँ नहीं आती। दिक्कतें भरपूर हैं। अभी तक हम ये समझते हैं मान करके कि जैसे बहुत चले, बहुत मंजिलें भी पार हुई, लेकिन मकसूद घर नहीं आया। हम लक्ष्य तक पहुँचने में इसलिए बहुत एक प्रकार से नाकाफ़ी है और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हम सबको और विद्यार्थियों को भी निचले स्तर पर यदि मेहनत होगी तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। लेकिन एक पहला जो बैच है हमारा निकलने जा रहा है नई शिक्षा नीति का, ये तो वो प्रतिफल बताएगा क्या है। दूसरा ये है कि बार बार एग्ज़ाम होना बच्चे को समझ में ही नहीं आता। पहले ये था कि साल भर में एग्ज़ाम होता था, एक आदत डालना। दूसरी एक पार्टी ये बात है कि विद्यार्थी कॉलेज में क्लासेज में दिखाई नहीं पड़ता था, उसकी संख्या में बढ़ोतरी हुई क्योंकि पाठ्यक्रम बदला है, उसको जानकारी चाहिए, असाइनमेंट जमा करना है, अटेंडेंस भी मांगी जा रही है। इसलिए इसका पॉजिटिव प्रतिफल ये है कि विद्यार्थी क्लासेज में दिखाई पड़ेगा। दूसरा एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे शिक्षक साथी बता रहे थे, शिक्षकों की भी कमी है। हम पढ़ाने चले हैं, जैसे जो विषय नहीं है उसके बारे में भी वोकेशनल है, को करिकुलर है, उनके बारे में अभी सबको जानकारी नहीं है, इसकी समस्या आती है। और लागू करने का जो ढांचागत व्यवस्था है वो हमको लगता है कि हमारे जनपद में नहीं कहीं भी उपलब्ध नहीं है पूरी तरीके से। तो वो ढांचागत व्यवस्थाओं की कमी एक खलने वाला विषय है। और विशेषकर मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ कि जनता के स्तर पर उतर के विद्यार्थियों के स्तर पर ये चैनल आपका जो काम कर रहा है, इसके लिए बड़ी शुभकामनाएं। देखिए, बहुत कायदे से विस्तृत रूप से बता दिया क्या खामियां हैं, क्या सुधार करने की गुंजाइश होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। धरातल पर जब लागू किया गया तो उसमें क्या कुछ होना चाहिए था और क्या कुछ उससे फ़ायदे हैं, ये भी आपने गिनाया और बहुत सारी बातें रखी हैं। अब एक और गुरजन हमारे साथ मध्य आ चुके हैं। सर जी, बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे, आप सभी को सुने होंगे, इससे इतर आपकी अभिव्यक्ति क्या है? पहले तो 2 शिक्षा नीतियों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई, यह बहुत ज़रूरी थी हमारे कंट्री के लिए, हमारे देश के लिए। और निश्चय ही सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है कि हम जो यशपाल कमेटी की सिफारिशें थी कि शिक्षा को व्यवसाय के साथ जोड़ा जाए, सरकार उसमें निश्चय ही सफल रही है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उसने पूरे प्रयास किए हैं कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाया ना जाए एकेडमिकली, बल्कि उनको इनरिच भी किया जाए कि वह अपने साथ साथ अपने कुछ ऐसे को करिकुलर एक्टिविटीज़ करके अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सके, जिससे वह जो बेरोजगारी का दौर होता है डिग्री लेने के बाद उसका सामना न करें, स्वयं में कुछ अपना कर लें और अपनी आजीविका के लिए किसी पर निर्भर न रहें। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे सकारात्मक आयाम ये है। दूसरा जो बताया सभी ने, ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें हैं और परिवर्तन एकाएक एडॉप्ट करने में दिक्कतें होती हैं लोगों को, और शायद कमियां हैं, दूर कर ली जाएंगी आने वाले समय में। पहला बैच है और सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ सरकार ने सर ने जो बताया, टीचरों की कमी है, ये एक बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि जो आपने को करिकुलर वोकेशनल लागू किए उनके लिए कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में एक्सपर्ट नहीं है। पर सरकार ने ये सुझाव भी दिया कि आप टाई अप करिए विभिन्न संस्थाओं से और उनके एक्सपर्ट्स को लाकर अपने बच्चों को इनरिच करने का प्रयास करिए। संस्थाएं कर भी रही हैं, नई नई चीज़ें हैं, लोग समझ रहे हैं और समझने में थोड़ा वक्त लगता है। और एक बात शायद भाषा को लेकर थी कि
राष्ट्रीय शिक्षा नीति अंग्रेजी भाषा पर ज़्यादा फोकस करती है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये पहली ऐसी शिक्षा नीति है जो केवल मातृभाषा पे फोकस करती है और भाषाओं पे फोकस नहीं करती। अब तक जो भी 2 शिक्षा नीतियां बनी उनमें सबसे बेहतर जो मातृभाषा पे काम है इसी शिक्षा नीति ने किया है। इसने न केवल जो एकेडमिक्स BA BSc के कोर्सेज़ हैं उनको उन कोर्सेज को हिंदी भाषा में लागू करने का, या जिन राज्यों में जो उनकी मातृभाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, बांग्ला, उसमें भी कन्वर्ट करने का काम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने किया है। शायद आप लोगों को पता हो, सरकार ने कमेटी भी बनाई है कि ज़्यादा से ज़्यादा अनुवाद करके बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जाएं उनकी अपनी मातृभाषा में, जिससे उन कोर्सेज को बच्चे और बेहतर ढंग से समझ सकें। आज जैसे बच्चों से बात हुई, 3 साल हो गया, उनके 4-5 चीज़ें उन्होंने सबने रखी। एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि महंगी शिक्षा है। दूसरी बात उन्होंने रखा कि जो पहले की शिक्षा नीति में उन्हें फ़ायदा होता था वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। तीसरा, उनका जल्दी पेपर हो जा रहा है, उन्हें समय नहीं मिल पा रहा। शिक्षकों का भी अभाव बताया, और इसके अलावा बताया इंटरनेट पर पुस्तकें बहुत सारी उपलब्ध नहीं है, और कहा जा रहा है कि इंटरनेट पे आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ग्रामीण अंचल में आज भी इंटरनेट की सेवाएं नहीं हैं। तो उनका तो भविष्य चौपट हो रहा है। अगर 3 साल में सुधार होना चाहिए था कि नहीं, इस पर रिव्यू होना चाहिए था कि नहीं? देखिए, जब मैंने पहले ही आपसे कहा, एकाएक जब कोई चेंज आता है तो लोग एडॉप्ट एकाएक नहीं कर पाते हैं, चाहे वह ग्रामीण भारत हो चाहे वह शहरी भारत हो। और ग्रामीण भारत भी अब पूरी तरीके से 1957 या 1947 का ग्रामीण भारत नहीं है। इंटरनेट की पहुंच सब तक पहुंची है। अब 1 मोबाइल नहीं 2 मोबाइल लेके लोग चल रहे हैं, जो टेली घनत्व है सरकार का जो आंकड़ा है। महंगी शिक्षा है? हाँ, कहीं हद तक थोड़ा तो है, क्योंकि सरकार ने जो कई चीज़ें लागू की हैं उसमें सरकार ने संस्थाओं के ऊपर ही ये बोझ लाद दिया है कि वह अपने वित्त की व्यवस्था स्वयं करें। किताबों की तो उपलब्धता कर सकती सरकार? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। किताबों नहीं है? नहीं, सरकार ने इसकी व्यवस्था की है। सरकार ने कॉलेजेस को, संस्थाओं को कहा है कि वह सेंट्रल लाइब्रेरी से टाई अप करें, ई-लर्निंग पार्क्स डेवलप करें। देश भर की लाइब्रेरी पढ़ने की सुविधा नई शिक्षा नीति दे रही है कि आप उनसे ट्राई करिए। आप अभी तक क्या था, हम अपनी लाइब्रेरी पर निर्भर थे, अब हम पूरे देश भर की लाइब्रेरी, पूरी दुनिया भर की लाइब्रेरी पर निर्भर हैं। अगर हम इनरिच करना चाहें तो हाँ, ज़रूर हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए। और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को डेवलप करने के लिए। तो आपने सुन लिया, बहुत सारे अलग अलग व्यू आए, बहुत सारे समर्थन में आए, बहुत सारे सुधार की गुंजाइश को बताए। और अब हम आरएमपी डिग्री कॉलेज के जो प्राचार्य हैं प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव जी, इनसे भी जानते हैं और इनका व्यू लेते हैं। चूँकि फाइनल व्यू इन्हीं का होगा, इसलिए चूँकि बहुत सारे लोगों को आपने ध्यान से सुना है। अब ऐसे में अपने साथियों के व्यू से आप कितना सहमत हैं और क्या फेस कर रहे हैं बच्चों के बीच में, और गुरजनों के बीच में क्या क्या दिक्कतें आ रही, इन सब को आप अपने व्यू में बताइए। नमस्कार। सबसे पहले मैं आई इंडिया चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत ही जो ज्वलंत विषय है और हमारे महाविद्यालय की दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण भी है, इस पर इतना अच्छा जो है आपने प्रोग्राम करने का मन बनाया। अभी आपने हमारे छात्रों से भी बात करी है, हमारे प्राध्यापकों से भी बात की है। देखिए, योजना कोई भी होती है, कोई भी जब स्कीम बनती है तो जाहिर सी बात है कि वो समाज के कल्याण के लिए सरकार का उद्देश्य यही है। तो नई शिक्षा नीति का जो पूरा ड्राफ्ट है, मैंने आपके यहाँ स्टूडियो में आज से लगभग 1 साल पहले पूरा इस पर कार्यक्रम दिया था और मैं बड़ा खुश था। मैंने जब वो कार्यक्रम किया आपके यहाँ भूपेंद्र जी ने उस कार्यक्रम को पूरे स्टूडियो में ऑर्गेनाइज़ कराया था, तो मैंने नई शिक्षा नीति को बहुत विस्तार से पूरा ड्राफ्ट के बारे में उसमें बताया था। नई शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है काफ़ी कुछ लोगों ने बता दिया, लेकिन 3-4 जो मुख्य बिंदु हैं जो ये अलग करते हैं पुरानी शिक्षा नीति से, और जो सरकार की एक मंशा थी वो ये था कि बच्चे को सतत शिक्षा प्रणाली से सतत जो है जोड़े रखा जाए। पुरानी शिक्षा में बच्चा फॉर्म भर गया, फिर चला गया, परीक्षा देने आया, बीच में कोई अता पता नहीं है। तो सरकार उसको सतत सीखने की प्रक्रिया में लाना चाहती है, बात एक। दूसरी नई शिक्षा नीति का मुख्य जो मंतव्य था वो ये था कि केवल जो है बच्चा किताबी ज्ञान तक ना सीमित रहे, उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए। क्योंकि सिंपल BA BCom BSc करके जब बच्चा बाहर निकलता है, समाज की हकीकत से रूबरू होता है, उसके पास कुछ स्किल नहीं होती, तो वो कहता है हम करें क्या। एक ये खामी थी। तीसरी चीज़, जो ग्लोबल कम्पीट कर रहे हैं आज हम एजुकेशन को लेकर के, हायर एजुकेशन को, तो उस चुनौती से भी निपटना है। और उसके ड्राफ्ट में लिखा है कि इसका जो मूल उद्देश्य है
वो ये है कि इसकी जो मातृभाषा है हर व्यक्ति की, जिसकी जो हिंदी है, किसी की मलयालम है, किसी की असमिया है, उसको उस भाषा में अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त हो। और ये मानती है ये नीति कि हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण है, हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, तो उसकी इस विशिष्ट स्किल को डेवलप कर दिया जाए। उसकी विशिष्टता, कोई अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, कोई अच्छा गायक हो सकता है। तो नई शिक्षा नीति केवल किताबी बोझ से दूर करना चाहती है। लेकिन समस्या आके टिक कहाँ जाती है? समस्या आके जो टिक जाती है, एक चीज़ हमारे डॉक्टर जयवीर सिंह ने बहुत अच्छी कही कि कोई ट्रेनिंग नहीं है। जो शिक्षक इसके कर्णधार हैं, जिनके कंधों पे इसको लागू करने की जिम्मेवारी है, उन शिक्षक को कुछ पता नहीं है। मैं आपको बताऊं उदाहरण के लिए, मेरे पास अभी पिछले साल में बहुत फ़ोन आते थे, सर वो इंटर डिपार्टमेंटल पेपर क्या होता है, इंटर डिपार्टमेंटल क्या है साहब, ये कैसे होगा, असाइनमेंट का जो है वो मेजर माइनर नहीं समझ पा रहे थे लोग। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। एक चीज़ है कि खुद आदमी ठोकरे खाता है और सीखता है, एक होता है वेल प्लान्ड करके उसको सिखा देना। हमारे विश्वविद्यालयों के पास बढ़िया एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस हैं, HRDC मतलब रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, वो चाहें तो बैचेस बना करके, अब यहाँ पे लोग कहेंगे साहब बहुत सारी, आप देखेंगे पिछले 2 सालों का अगर आप डेटा उठा के देखें तो नई शिक्षा नीति पर सैकड़ों नहीं, मुझे लगता है हजारों की तादाद में सेमिनार हुए, कॉन्फ्रेंस हुए, वेबिनार्स हुई। लेकिन ये औपचारिकताएं होती हैं जिसमें लोग बड़े बड़े ड्राफ्ट के बारे में औपचारिक भाषण देते हैं। ज़रूरत है पहली चीज़ की कि इसमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, प्रोफेसर्स को ट्रेनिंग दी जाए कैसे उनको इस ड्राफ्ट की जो मूल सिद्धांत हैं उनको अमल में लाना है। एक अधिकारी के तौर पे मैं देखता हूं कि जो दूसरी बड़ी चुनौती है वो, मेरे महाविद्यालय में तो बहुत बड़ी संख्या में प्राध्यापक हैं, लेकिन बहुत कॉलेजेस ऐसे हैं जहां हिंदी का एक टीचर 400-500 बच्चे को पढ़ा रहा है। और पहला जो शर्त है नई शिक्षा नीति को यही है कि छात्र और शिक्षक का एक रेशियो बहुत ज़रूरी है। अब एक टीचर है, 400 बच्चा है, कब उनके असाइनमेंट लेगा, कब उन्हें असाइनमेंट चेक करेगा, कब नंबर चढ़ाएगा, कब उनको क्लास पढ़ाएगा, परीक्षा भी उसको करानी है 2 बार। तो शिक्षक के लिए काम तो बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और अब समय आ गया है कि सरकार को इस पर बहुत ही प्रॉम्प्ट होकर काम करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा जो ड्राफ्ट है, जो प्लान है वो सक्सेस, हाँ वो कोलैप्स हो जाएगा। बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, हम उसको जोड़ना चाह रहे थे शिक्षा से, अब बच्चा भाग रहा है कॉलेज से क्योंकि वो इतना इंफ्रा है ही नहीं, टीचर बता नहीं पा रहा है, बच्चा उसकी फैमिली को समझ नहीं पा रहा। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, एक नई चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो ये है कि एक और तो मैंने कहा जहाँ भर्ती सरकार करे, अब कंप्यूटर दक्ष आदमियों की बहुत ज़रूरत है कॉलेजेस में, हर संस्थाओं में। अब व्हाट्सएप पे मैसेज हमको आता है, सूचना देनी होती है, गूगल फॉर्म पे सूचना भरनी होती है, टेक्निकल स्टाफ है नहीं कॉलेजेस में, 4th क्लास है नहीं, बहुत संख्या कम है। तो जो भर्तियां बहुत लंबे समय से बंद हैं, इसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारे पास ना तो इंफ्रा है, ना फंडिंग है, ना हमारे पास स्टाफ है। इम्प्लीमेंट हमें सब करना है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और एक चीज़ ये मुझे लगती है कि जो नीचे से स्टफ आ रहा है, क्योंकि नई शिक्षा नीति केवल हायर के लिए नहीं है, हम ये दिमाग में रख के चलें कि ये प्राइमरी सेक्शन से शुरू हो रही है। तो वाई दीज पीपल आर नॉट डूइंग देयर जॉब्स who have the responsibility to implement in inter colleges primary levels। इंटर कॉलेज में आप जाके इसी तरह का एक आप अगर करेंगे प्रोग्राम, आप देखेंगे, मुझे तो नहीं लग रहा है बच्चे को, जो बच्चा मेरे पास BA में स्टफ आ रहा है उसको कुछ पता ही नहीं है। एक ऐसे माहौल से मेरे पास आधा बच्चा आता है, आधे ज़्यादा, जो इंटर से सीख के आता है कि साहब आपको पढ़ना भी नहीं है, कॉलेज भी नहीं जाना है, आपको बस फॉर्म भर देना है एक बार। तो ये एक बड़ी चुनौती है कि जो नीचे की क्लासेज है वहाँ पे भी सख्ती के साथ सरकार इनको लागू करे, लेकिन समस्या वहाँ भी वही है, उन टीचर को भी कोई आइडिया नहीं है। तो अगर शुरू से, जैसे एक कॉन्वेंट स्कूल में बच्चा होता है, देखिए आप, ये फ़र्क हो जाता है कि कॉन्वेंट में लोग कहते हैं भाई बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मैनर्स सिखाते, ये सिखाते। तो अगर हमारे सारे स्कूल्स उस चीज़ को छठे से लाइनअप कर दें तो वो नई एजुकेशन पॉलिसी में बच्चा ढल जाएगा, उसको पता है हमें रेगुलर कॉलेज आना है, हमें इस तरह से अपने प्रोजेक्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें देखिए कितना अच्छे से हो जाएगा। देखिए नई शिक्षा नीति जो 3 साल में कहाँ तक पहुँची और उसमें क्या क्या सुधार की गुंजाइश है, ये लब्बुल-लुआब कुल मिला के कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने निकाला और उन्होंने बहुत सारे पहलुओं को आपके सामने रखा। और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें जल्द ही कुछ न कुछ सोचेगी, इस दिशा में कार्य करेगी। नहीं तो आपने एक चेतावनी भी दी है बहुत बड़ी कि जो नीति लागू की है नई शिक्षा नीति, इस पर भी
उनकी जो मंशा है उस पर पानी फिर सकता है। इसलिए सरकार को बड़ा कदम उठाए जाने की सख्त ज़रूरत है और नीचे से ऊपर तक अगर ये शिक्षा नीति आती है, नई शिक्षा नीति, तो ऊपर आते आते यहाँ जो दिक्कतें आ रही हैं शायद ये दिक्कतें ना आए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन सिद्धांत पांडे के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।